अध्याय 11 जीओयू। क्या आप डूक्यूई के 9वें स्तर तक पहुंचने वाले हैं? अपने मन में पतली जेड पैरों की जोड़ी को याद करते हुए जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। जियो परिवार की युवा पीढ़ी के बीच जियोयू की प्रतिभा काफी अच्छी है, जियोनिन की तुलना में बहुत मजबूत है। बेशक इस तरह की प्रतिभा की तुलना जियाओयान और जियाओजुनो से नहीं की जा सकती। आखिरकार इन दोनों की प्रतिभा पूरे जियामा साम्राज्य में भी दुर्लभ प्रतिभाएं हैं। हालांकि उसकी अपनी याददाश्त में जियाओयू लड़ाकू स्तर तक पहुंचने में असफल रही और लड़ाकू क्यूई के 8वें स्तर तक गिर गई, जिसके कारण वह 19 साल की उम्र तक लड़ाकू स्तर तक नहीं पहुंच पाए। तुम्हारी खूबसूरत टांगों की खातिर मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। अपने मन में यही सोचते हुए जियोयान के चेहरे पर अचानक एक चंचल मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि इस जीवन में जियोयू का उसके प्रति रवैया बदलने में उसे कितना समय लगेगा। सुन एर कुछ सब्जियां खाओ। जियाओयान ने हाथ बढ़ाया और जुन एर के कुछ पसंदीदा व्यंजन उठा लाए। धन्यवाद भाई जियाओयान। ये देखकर कि जियाओयान उसकी इतनी परवाह करता है, जुन एर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हालांकि वह सिर्फ 10 साल की बच्ची थी, उसकी मुस्कान डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे क्रिस्टल के झूमर से भी ज्यादा चमकदार थी। सुन एर, मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। ये देखकर कि जियोयान ने जुन एर को इतना खुश कर दिया था, जियोनिन ने अचानक ही शेखी बघारने का मूड खो दिया कि वह और उसकी बहन कितने शानदार थे और जल्दी से जियोयान के व्यवहार की नकल की और अपनी शिष्टता दिखाने की कोशिश की। धन्यवाद चचेरे भाई, लेकिन यह मेरे खाने के लिए पर्याप्त है। जियोनिन का हाथ नीचे दबा दिया गया, इससे पहले कि वह उसे उठा पाता। लेकिन मूल रूप से प्यारा सा चेहरा बहुत ठंडा हो गया था, मानो वह नहीं चाहता था कि कोई उसके पास आए। जियोनिन। भोज समाप्त होने के बाद जियोयान ने पहले जुन एर को उसके कमरे में वापस भेज दिया और फिर अपने केबिन में लौटाया। उसकी उम्र की एक छोटी लड़की बहुत चिपकू है। जियोयान अपने आप को रोक नहीं सका और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। किशोरावस्था में लड़कियां दुनिया के बारे में जिज्ञासा से भरी होती हैं और उनके पास हमेशा बात करने के लिए अनगिनत चीजें होती हैं, इसलिए वे हमेशा विशेष रूप से चिपकू व्यवहार करती हैं। यद्यपि जुन एर प्राचीन कबीले की एक विलक्षण प्रतिभा है, फिर भी वह इस आयु वर्ग की एक लड़की ही है। जियाओयान के लिए इस बारे में कोई अधीरता दिखाना असंभव था। अगर कोई लड़की अपने दिल की बहुत सी बातें आपसे कहने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि वह आपको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानती है। छोटी लड़की। होठों पर कोमलता का भाव लिए जियाओयान ने लापरवाही से अपनी काली कमीज उतार दी। काली कमीज के नीचे एक चोटिल जवान शरीर छिपा था। वास्तव में जियोयान की हर हरकत से उसके शरीर पर चोट के निशान पड़ जाते थे, लेकिन इस तरह का दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। नींव बनाने वाले दिव्य तरल से भरे लकड़ी के बेसिन में धीरे धीरे चलते हुए ठंडे पानी से अपने दर्द और सूजे हुए शरीर को उत्तेजित करते हुए जियोयान ने आखिरकार आराम की सांस ली। हालांकि मेरे पास अपने पिछले जीवन के बहुमूल्य अनुभव हैं, मानो मेरे भीतर खजानों का एक अंतहीन पहाड़ छिपा हो, फिर भी मैं अब बेहद कमजोर हूँ। आत्माकुल का सामना करते हुए मैं चींटी के बराबर भी नहीं हूँ। सबसे जरूरी काम है अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना। 15 साल का होने में अभी 3 साल बाकी हैं। मुझे आश्चर्य है कि इन 3 सालों में मेरी ताकत किस स्तर तक पहुंचेगी। जियोयान ने गंदी सांस छोड़ी और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। ये नींव बनाने वाला दिव्य द्रव एक नुस्खा था जिसे उन्होंने डूडी रहते हुए बनाया था। इसके अलावा इसकी विभिन्न सामग्रियों की गुणवत्ता नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव से बेहतर थी, इसलिए इसका प्रभाव मूल नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव से कहीं अधिक था। यह न केवल लड़ने की भावना को बढ़ाता है, बल्कि शरीर की मरम्मत भी कर सकता है और काया को मजबूत भी कर सकता है। जियाओयान के हजारों वर्षों के साधना अनुभव के साथ इस बार उसकी साधना की गति उसके पिछले जीवन की तुलना में कई गुना तेज है। इसके अलावा ये गति उसके द्वारा मूल सिद्धांतों को जानबूझकर निखारने और अपनी युद्ध भावना को और अधिक शुद्ध बनाने के लिए निरंतर संयमित करने का परिणाम है। रात शांत थी, केवल चांदनी की चांदनी जंगल की दरारों से चमक रही थी और कभी कभी उस युवक पर पड़ रही थी। जैसे जैसे उसकी छाती ऊपर नीचे होती रही, कोमल ऊर्जा जियाओयान के शरीर में प्रवाहित होती रही। इसका एक हिस्सा चोटिल ऊतकों में प्रवेश कर जियाओयान के शरीर की मरम्मत करता रहा, जिससे वह और भी मजबूत और लचीला बनता गया। उसके शरीर में शोधन के लिए एक और हिस्सा डाला गया और लगातार तपाने के बाद अंततः वह लड़ने की भावना के कणों में संघनित हो गया। अगले कुछ दिनों में जियोयान ने एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखा। दिन के दौरान अपने शरीर का व्यायाम किया, रात में अपनी लड़ाकू भावना का अभ्यास किया और अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए दृश्यीकरण का उपयोग किया। इस तरह का लगभग पागलपन भरा प्रशिक्षण एक मजबूत व्यक्ति के लिए भी अनुकूल होना मुश्किल होगा, लेकिन जियोयान की आंखें हमेशा शांत रहती थी, मानो वह एक भावनाहीन प्रशिक्षण मशीन हो। वह इतनी तीव्रता से और इतनी कुशलता से अभ्यास करता है, इस बच्चे की गति को देखते हुए उसे लड़ाकू स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। अगर सब कुछ वैसा ही रहा जैसा उन्होंने कहा, तो मुझे डर है कि मैं इस बार आसानी से जीत सकता हूँ। जियो परिवार के पीछे के पहाड़ में याओलाओ की भ्रामक आकृति चुपचाप तैर रही थी, लेकिन जब उसने बिना किसी उतार चढ़ाव के युवक का चेहरा देखा तो वह मदद नहीं कर सका और थोड़ा हिल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओयान का शरीर और भी मजबूत होता गया। उसके हाथ पैर, जिनमें व्यायाम का कोई निशान नहीं था, इन 7 दिनों में थोड़े मोटे हो गए थे और उसका शरीर ज्यादा सीधा हो गया था। लेकिन उस काली शर्ट के नीचे शक्ति की प्रतीक रेखाएं धीरे धीरे उभर रही हैं। इसी तरह इन 7 दिनों में उसकी लड़ाकू भावना और भी प्रबल होती जा रही थी। यहाँ तक कि याओलाओ भी उसकी साधना की भयानक गति देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। चांदनी पानी जैसी थी। युवक लकड़ी के टब में चुपचाप पालथी मारकर बैठा था और जेड जैसे तरल से निकल रही औषधीय शक्ति से अपने शरीर को पोषित कर रहा था। जैसे जैसे लड़के की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होती गई, उसकी सांसों के माध्यम से हवा के अदृश्य प्रवाह उसके शरीर में प्रवेश करते गए, जिससे हल्की ऊर्जा की किरणें पीछे छूटती गईं, जो लड़ने की भावना में परिवर्तित हो गईं और फिर धीरे धीरे बाहर निकल गईं। जब चांदनी धीरे धीरे गायब हो गई और सूरज की रोशनी धीरे धीरे क्षितिज पर चमकने लगी, तो जियोयान ने अचानक अपनी आंखें खोली। लड़ाई क्यूई चौथा चरण पूरा हुआ। डूक्यूई को धीरे धीरे अपने शरीर में भरते हुए महसूस करते हुए जियोयान मुस्कुराया। डूक्यू के तीसरे चरण से चौथे चरण तक साधना करने में उसे केवल 7 दिन लगे। अगर इतनी भयानक गति की बात बाहरी दुनिया में फैलती तो शायद बहुत से लोग चौंक जाते। आज संयोग से डूक्यूई परीक्षण का दिन है। मुझे आश्चर्य है कि जब वे मेरी ताकत धीरे धीरे ठीक होते देखेंगे तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। हालांकि जियोयान इतना उदार था कि उसने अतीत की ठंडी निगाहों को दिल पर नहीं लिया, फिर भी उन लोगों के भावों में बदलाव देखना बहुत दिलचस्प था। ठीक है, चलो अभी यही अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे चमकते आकाश को देखते हुए जियोयान उठा, कपड़े पहने, नाश्ता करने के लिए बाहर गया और फिर परीक्षण जादू पत्थर की गोली की दिशा में चल पड़ा।
नाश्ते के बाद आसमान पहले से ही बहुत उज्जवल था और जियो परिवार के 1 दर्जन से अधिक युवा लोग पहले से ही परीक्षण वर्ग में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। यद्यपि परीक्षा में अभी आधा घंटा बाकी है, फिर भी वे यहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश छोटे बच्चे जो जल्दी आ गए थे, उनका मतलब था कि वे इस परीक्षा को बहुत महत्व देते थे। जियोयान। जैसे ही उसने परीक्षण वर्ग में प्रवेश किया, जियोयान ने एक गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर देखा कि एक जोड़ी पतली जेड जैसी टांगे उसकी ओर बढ़ रही हैं। अध्याय 12 जुन एर की छोटी सी खुशी। निश्चित रूप से वह अब भी पहले की तरह ही गुस्सैल स्वभाव का है। जियोयू को बुरी अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए जियोयान बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि यह बहुत दिलचस्प था। मैंने सुना है कि आपकी साधना डुक्यूई के 30वें स्तर तक गिर गई है। जियाओ यू उसकी ओर आई। हालांकि उसका चेहरा जुन एर जितना सुंदर नहीं था और जियाओ मेई की तुलना में उसमें स्त्रीत्व का आकर्षण भी कम था, फिर भी उसमें एक अनोखी वीरता थी। अपनी लंबी कदकाठी और शानदार लंबी टांगों के साथ वह सचमुच एक असली सुंदरी है। हालांकि इस समय उसने जियाओयान को जो नजर दी, उसमें थोड़ी सी खुशी की झलक थी। अपने शुरुआती विकास का फायदा उठाते हुए वह जियाओयान को देखने से खुद को रोक नहीं पाई, जो उससे आधा सिर छोटा था। जियोयू को परिवार के भावी युवा मुखिया के प्रति कोई सम्मान नहीं था। हाँ, ये वास्तव में डुक्यूई के 3वें चरण तक गिर गया है। जियोयान अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें भी बहुत कोमल थीं। इससे जियोयू, जो जियोयान के साथ झगड़ा करने का आदी था, अचानक असहज महसूस करने लगा, मानो उसकी मुट्ठी कपास से टकरा गई हो, और वह उदास महसूस करने लगा और उसके पास अपनी बात कहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने तुम्हें उस समय गुंडे की तरह व्यवहार करने दिया था। अब तुम इस स्थिति में हो। ये वास्तव में ईश्वर की इच्छा है। ये प्रतिशोध है। शायद इसलिए कि वह जियोयान के साथ झगड़े से संतुष्ट नहीं थी, जियोयू ने न केवल उसे नहीं छोड़ा, बल्कि इसके बजाय वह अधिक से अधिक मांग करने लगी। औरत। जियोयू की बात सुनने के बाद जियोयान भी अपनी सांस रोक नहीं सका। मैं खुद को रोक नहीं पाए और हाथ हिलाकर बोली, बहन यू, मैंने गलती से आपका पैर छू लिया। इतने साल बीत गए, क्या आप इतनी कंजूस नहीं हो सकती? इतने सालों बाद मैं कंजूस हूँ? जियोयू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, मानो वह जियोयान को जिंदा खा जाना चाहता हो। इस घटना को अभी 2 साल ही हुए हैं। ठीक है, मैं कंजूस हूँ और आज मैं और भी कंजूस हो जाऊंगा। जब तुम बीमार होगे तब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जियोयू ने ठंडी सांस ली और जियोयान का कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जियाओयान, तुम इस दिन तक पहुंच गए हो। आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जियाओयू के होठों पर बदले की मुस्कान आ गई। न जाने क्यों इस लड़के से बहस करते हुए वह बहुत उत्तेजित हो जाती थी। हालांकि वह अतीत में जियोयान से बहुत लंबी थी, लेकिन उसकी खेती जियोयान जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके पास जियोयान से निपटने का कोई तरीका नहीं था। अब जबकि जियोयान का साधना स्तर अंततः गिर गया है, जियोयू अपना गुस्सा निकालने की योजना बना रहा है। तुम्हारा, इसे बंद करो। एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। जियोयू और जियोयान ने अपना सिर घुमाया और तीसरे बुजुर्ग को आते देखा। पारिवारिक परीक्षाएं आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर साल कुलपिता और 3 प्राचीनों को इस परीक्षा की अध्यक्षता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है। ये परीक्षा उनकी पोतियों और नाती पोतों से संबंधित है, इसलिए आज तीसरा प्राचीन बहुत जल्दी आ गया। दादाजी। तीसरे एल्डर द्वारा रोके जाने पर जियोयू ने जियोयान को कुछ अनिच्छा से देखा, लेकिन तीसरे एल्डर की घूरती निगाहों के सामने उसने अंततः कोई कार्रवाई नहीं की। जरा रुको, तुम छोटे कमीने, हमने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। जियोयू के जाने से पहले वह जियोयान के कान में कठोर शब्द फुसफुसाना नहीं भूला। ठीक है, लेकिन अगली बार जब मैं आपके पैर छूऊंगा तो मैं लापरवाही नहीं बरतूंगा। जियोयान के होठों पर तुच्छता का भाव था, जिससे जियोयू लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई। ओह, तुम तो सख्त बातें करते रहते हो। आज की परीक्षा के बाद मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जियोयू ने उपहास किया और फिर तीसरे बुजुर्ग के पास लौट आया। यह महिला। जियाओयू की जाती हुई पीठ को देखते हुए जियाओयान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे उसे फिर से छूना होगा। जैसे जैसे सूरज की रोशनी अधिक से अधिक चमकदार होती गई, जियोजान और उसके परिवार के सदस्य अगले आधे घंटे में एक के बाद एक चौक पर पहुंच गए। कई युवकों के चेहरे पर उत्साह के भाव थे और यह स्पष्ट था कि उन्होंने इस वर्ष अपनी साधना में कुछ सफलताएं प्राप्त की हैं। हालांकि कुछ युवकों के चेहरे उदास थे और संभवतः ये वे थे जिनकी साधना में प्रतिभा कमजोर थी। इस समय जुन एर पहले से ही जियोयान के पास आ चुकी थी और उसके चारों ओर फुसफुसा रही थी। वास्तव में जियोयू को छोड़कर परिवार की लगभग सभी लड़कियां जो अंतर्मुखी नहीं हैं, जियोयान के आसपास रहना पसंद करती हैं। आखिरकार जियोयान न केवल प्रतिभाशाली है और उसके पास एक आशाजनक भविष्य है, बल्कि वह सुंदर भी है और अच्छी तरह से बोलता है, इसलिए लड़कियों द्वारा पसंद नहीं किया जाना उसके लिए मुश्किल है। जियो मेई भी भीड़ में थी, लेकिन आज वह बहुत संवेदनशील थी और उसने पाया कि जियोयान का उसके प्रति रवैया अचानक थोड़ा लापरवाह हो गया। हालांकि जियोयान अतीत में जुन एर के प्रति अधिक उत्साही था, वह जियो मेई और अन्य लोगों के प्रति भी बहुत अच्छा था। चचेरा भाई जियाओयान ऐसा कैसे हो गया? जियाओ मेई ने यह समझने के लिए दिमाग लगाया कि जियाओयान को उसमें जरा भी दिलचस्पी क्यों नहीं है। दरअसल परिवार की दूसरी औरतें भी यह बात समझ नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि जियोयान को कोई शिकायत है या ऐसा कुछ है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जियोयान को लगता है कि ये लड़कियां बहुत बचकानी हैं। एक बूढ़ा दूर सम्राट जो हजारों वर्षों से जीवित है, उन चीजों में कैसे रुचि ले सकता है जिनके बारे में 12 या 13 वर्ष की छोटी लड़कियों का एक समूह दिन भर बातें करता रहता है। केवल जुन एर, उसकी भावी पत्नी, जियोयान की प्रिय है, यही कारण है कि उसके पास छोटी लड़की के साथ बातचीत करने का धैर्य है। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, क्षमा करें, वास्तव में इसमें कोई अतिरिक्त भावनात्मक मूल्य नहीं है। अध्याय 13 डॉडी वंश को सक्रिय करने का विचार। परीक्षक के चिल्लाने पर चौक में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें जियोयान की ओर घुमा ली। आखिरकार कुछ दिन पहले जियाओयान के साथ जो हुआ वो कोई राज नहीं था। इस वक्त जियाओ परिवार में हर कोई जानना चाहता था कि जियाओयान अब किस हालत में है। भाई जियाओयान, अब आपकी बारी है। बातें करते और हंसते हुए जुन एर अपने बगल में जियोयान को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं पहले वहां जाऊंगा। जियोयान ने अपने आसपास के सभी लोगों की निगाहों को अनदेखा करते हुए सिर हिलाया और शांति से परीक्षण जादू पत्थर की गोली के सामने चला गया। उन्होंने परीक्षण के लिए अपनी हथेली जादुई पत्थर की पट्टिका पर रखी और जब उसमें थोड़ी सी लड़ाकू स्पिरिट डाली गई तो जादुई पत्थर की पट्टिका पर परीक्षण के लिए अचानक 5 चमकीले और बड़े अक्षर प्रकट हो गए। लड़ाई की भावना, चौथा चरण। जैसे ही उन्होंने पाठ की यह पंक्ति देखी, जियो परिवार में हर कोई चुप हो गया और फिर सभी प्रकार की चर्चाएं सुनाई देने लगी।
क्या हो रहा है? मास्टर जियाओयान की डूक्यूई चौथे स्तर पर कैसे गिर गई? डूक्यूई का चौथा स्तर वास्तव में मेरे स्तर से एक स्तर नीचे है। वह हमारे परिवार में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अब जब वह इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं तो समय आ गया है कि कोई और परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब ले ले। कुछ लोगों को अफसोस हुआ, कुछ की आंखों में महत्वाकांक्षा थी और कुछ लोग दुर्भाग्य पर खुशी मनाए बिना नहीं रह सके। हाँ, जियोयान, तुम आज तक आ गए हो। मैं जियोनिंग आखिरकार एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगी। जियोनिंग, जो बहुत दूर था, चेहरे पर उत्साह भरे भाव लिए तीसरे बुजुर्ग के पास लौटा, लेकिन उसने देखा कि उसकी बहन के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जबकि वहां बैठा तीसरा बुजुर्ग उससे भी अधिक उत्साहित दिख रहा था। दादाजी, जियाओयान डूक्यूई के चौथे स्तर पर गिर गया है। आप एक बुजुर्ग इतने उत्साहित क्यों हैं? वह हमारे जियाओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जियाओनिंग थोड़ा उलझन में था। हालांकि उसे जियाओयान पसंद नहीं था, लेकिन उसके दादाजी के हाव भाव बहुत ही असामान्य थे। पहले ये बुजुर्ग जियाओयान को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। हाँ, तुम्हें क्या पता, जब हम कुछ दिन पहले जियाओयान की जांच करने गए थे तो उसकी साधना पहले ही डूक्यूई के तीसरे चरण तक गिर चुकी थी। अब सिर्फ 10 दिनों में उसकी डूक्यूई के चौथे चरण तक पहुंच गई है। इसी गति से लगभग एक साल में जियाओयान डूक्यूई के 9वें चरण तक पहुंच जाएगा, या यहाँ तक कि डूजे भी बन जाएगा। तीसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि हालांकि जियोयान को कुछ समय के लिए देरी हो गई थी, लेकिन यह इन बूढ़े लोगों द्वारा अपेक्षित सबसे खराब स्थिति से कहीं बेहतर था। तीसरे एल्डर के शब्दों को सुनकर जियोनिन थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसके दिल से एक अकथनीय अवसाद और निराशा उभर आई। यह उस व्यक्ति के समान है जो सोचता है कि वह एक पहाड़ पर चढ़ने वाला है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह पहाड़ के तल पर केवल एक छोटी सी पहाड़ी पर ही चढ़ा है, जिससे उसका मूल रूप से ऊंचा दिल एक पल में घाटी के तल पर गिर जाता है। इस समय उसने जियोयान को जो नजर दी उसमें अब वह महत्वाकांक्षा नहीं थी जो हाल के दिनों में थी, बल्कि उसमें थोड़ा डर था जो पहले कभी नहीं था। परीक्षण पूरा होने के बाद जियोयान ने दूसरों की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। वे युवक अभी भी इस सुंदर स्वप्न में डूबे हुए थे कि वे अपने परिवार के पूर्व मुखिया के बराबर या उससे भी आगे निकल गए हैं, और उनकी आंखों में एक अज्ञात मात्रा में आत्मविश्वास था। यान, एक क्षण के लिए इधर आओ। जियोजान की आवाज अचानक गूंज उठी। जब जियोयान उसके सामने आया तो जियोजान ने अपने बगल में तीसरे बुजुर्ग को देखा, फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ जियोयान को देखा। यान, लगता है तुम्हारी लड़ने की क्षमता बहुत तेजी से वापस आ रही है। मुझे बताओ कि तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? जियोयान ने धीरे से जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। यदि इसमें लंबा समय लगेगा तो संभवतः इसमें लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। लगभग 1 साल। जियोजान और तीसरे बुजुर्ग ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। ऐसा लग रहा था कि जियोयान का जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। हाँ, ठीक है। आने वाले दिनों में बस जल्द से जल्द अपनी लड़ने की भावना को वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो तुम परिवार से पूछ सकते हो। जियोजान का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। जब तक जियोयान की प्रतिभा बची रहेगी, वह हमेशा मुख्य शिष्य रहेगा जिसे परिवार पूरी ताकत से प्रशिक्षित करेगा, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद पिताजी। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसने देखा कि जियोयू पहले ही परीक्षा देने जा चुका था। लड़ाकू आत्मा 9वां चरण। परीक्षा की रिपोर्ट के बाद जियोजान की आंखें चमक उठी। तीसरे बड़े, मुझे याद है कि जियाओयू इस साल सिर्फ 16 साल का है। इस प्रशिक्षण गति के साथ मुझे डर है कि वह अगले साल लड़ाकू बन पाएगा। हाँ, ये तो लड़की की किस्मत पर भी निर्भर करता है। आखिरकार फाइटर लेवल तक पहुंचने में नाकामी की संभावना तो होती ही है, लेकिन मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि वह फाइटर लेवल तक पहुंच पाएगी। आखिरकार तभी वह कनान अकादमी में एक प्रमुख छात्रा बन पाएगी। कनान कॉलेज वास्तव में जियाओ परिवार जैसे छोटे परिवार के लिए एक अच्छी जगह है। तीसरे बुजुर्ग ने धीरे से अपनी दाढ़ी को सहलाया और आह भरते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि मुझे क्यूई गैदरिंग पाउडर मिल जाए। क्यूई पाउडर इकट्ठा करना। ये 3 शब्द सुनकर जियोजान अपनी हंसी रोक नहीं सका और कुछ और नहीं कहा। क्यूई गैदरिंग पाउडर एक चतुर्थ श्रेणी का अमृत है। एक सामान्य नीलामी में एक क्यू गैदरिंग पाउडर की कीमत लगभग 150,000 से 200,000 सोने के सिक्के होती है। ये धनराशि लगभग जियो परिवार के वार्षिक लाभ के बराबर है। यहाँ तक कि परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जियाओयान भी इस क्यूई गैदरिंग पाउडर को खरीदने में असमर्थ था। जियाओयू की तो बात ही छोड़िए, उनके जैसे छोटे परिवार के लिए इस तरह का अमृत बहुत ही महंगा था। अगला, जियो शुना। जैसे ही परीक्षक चिल्लाया, जुना लड़कियों की भीड़ से अलग हो गई और उसके जेब जैसे हाथ धीरे से परीक्षण जादू पत्थर की गोली पर गिर गए। लड़ाकू भावना 6ठा चरण। परीक्षण जादू पत्थर की पट्टिका पर कुछ बड़े अक्षर भी प्रकाशित हो गए, जिससे परिवार के कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। परिवार की युवा पीढ़ी में लड़ाई की भावना का 6ठा स्तर असामान्य नहीं है, लेकिन जुना की उम्र में यह मौजूद है। अभी तो वो सिर्फ 11 साल की बच्ची है। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो 15 साल की उम्र तक जुना एक लड़ाकू बन चुकी होगी। उसकी साधना गति के आधार पर वह निश्चित रूप से पिछले 100 वर्षों में जियोयान के अलावा परिवार में दूसरी सबसे अच्छी व्यक्ति है। हाँ, ये लड़की। जियोयान को थोड़ा अजीब लगा जब उसने जुन एर को देखा। दरअसल प्राचीन कुल की दिव्य वंशावली की जुन एर की प्रतिभा के साथ उसे बस अपने शरीर में भयानक दूधी वंशावली को सक्रिय करने की जरूरत है। उसकी भयानक साधना गति शायद जियाओयान से कहीं ज्यादा तेज है। जियोयान को बाद में ये भी पता चला कि छोटी लड़की की नींव को और अधिक ठोस बनाने के लिए वू युआन ने जुना की डूडी वंश को बहुत जल्दी सक्रिय नहीं किया था। अन्यथा प्राचीन कुल में इस उम्र में 8वीं श्रेणी के वंश वाले लोग डू मास्टर स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे होते। उनमें से जो डू सम्राट वंश के थे उनके लिए 17 या 18 वर्ष की आयु में डू राजा या डू सम्राट स्तर तक साधना करना असामान्य नहीं था। हालांकि जब मैं अपनी कुछ ताकत पुनः प्राप्त कर लूंगा तो मैं अपने पिता और 2 भाइयों की डॉडी वंशावलियों को उत्तेजित करने पर विचार कर सकता हूं। परीक्षण पूरा होने के बाद जियोयान ने जुना को वापस भेज दिया, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने जो उत्तेजित किया वह स्वाभाविक रूप से उनके यान सम्राट की डूडी वंश की वंशावली नहीं थी, बल्कि जियाओ वंश से संबंधित डूडी वंश की वंशावली थी। जियाओ झान और उसके 2 भाइयों में वास्तव में काफी अच्छी प्रतिभाएं हैं और जियाओ कबीले के भीतर उन सभी को 6ठे या 7वें दर्जे का रक्तवंश माना जाना चाहिए। एक बार जब डू सम्राट वंश सक्रिय हो जाता है तो साधना स्तर स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा और डू जून या डू शिन तक साधना करने से पहले कोई बड़ी अड़चन नहीं होगी। जब तक वे इस अड़चन का सामना करेंगे तब तक जियोयान पुनः सम्राट बन चुका होगा।
अपने मन में ये सोचते हुए जियोयान अपने कठिन प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए अपनी झोपड़ी में लौटने के लिए तैयार था। जैसे ही वह घने बांस के जंगल से ढके रास्ते में पहुंचा, एक लंबा व्यक्ति चुपचाप उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। छोटे बदमाश, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पीटूंगा और तुम निश्चित रूप से बच नहीं सकते। जियोयू एक बांस पर झुकी हुई थी, अपने सुंदर चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ जियोयान को घूर रही थी। औरत, जियोयू के पतले पैरों को देखकर जियोयान अपना सिर थोड़ा हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बार आप इसे मेरे लिए लाए हैं, इसलिए मेरे पास इसका स्वाद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 14। आपके पैर बहुत चिकने हैं। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने देखा कि जियाओयू उसके सामने आ रहा है। जियोयान, तुम आज तक आ गए हो। जियोयू के होठों पर सफलता की मुस्कान थी और जैसे ही उसने बात की, वह जियोयान का कॉलर पकड़ना चाहती थी। लेकिन इस बार वह हमला करने में चूक गया और उसके सामने वाला लड़का आसानी से चकमा देकर निकल गया। छिपे, आप अभी डुक्यूई के केवल चौथे स्तर पर हैं। क्या आप मुझसे छिप सकते हैं जो डुक्यूई के 9वें स्तर पर है? जियाओयू ने व्यंग्य किया और उसके पतले जेब जैसे हाथ अचानक तेज हो गए। लड़ने की भावना के प्रवाह ने उसकी गति और भी तेज कर दी। हालांकि चाहे वह कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह अभी भी जियोयान के कपड़ों के कोने को पकड़ने में असमर्थ थी। जियोयान ने स्पष्ट रूप से कोई डुक्यूई नहीं जुटाई थी और यहाँ तक कि उसके चकमा देने की सीमा भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जियोयू के पास उसे छूने का कोई रास्ता नहीं था। ये कैसे संभव है कि आपने वास्तव में शरीर की गति तकनीक सीखी है? जियोयू अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका और अविश्वास से जियोयान को देखने लगा। शरीर की गति को भी एक प्रकार का युद्ध कौशल माना जा सकता है। उदाहरण के लिए 3000 गड़गड़ाहट और 6 दिशाओं वाला भटकता हुआ शरीर शासक, जो जियाओयान ने अपने पिछले जन्म में सीखा था, उन्हें शरीर की गति से लड़ने का कौशल माना जा सकता है। पहला तरीका गति पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा तरीका लचीली रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि जियाओयान अभी डुक्यूई के चौथे चरण में ही है, लेकिन पिछले जन्म में संचित युद्ध का अनुभव अभी भी उसके पास है। इतने भयानक युद्ध अनुभव के साथ डुक्यूई महाद्वीप में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता, इसलिए उसके लिए जियाओयू पर चाले चलना स्वाभाविक रूप से आसान है। बेवकूफ, तुम इतने फुर्तीले कैसे हो? जियोयू के चेहरे पर झुंझलाहट का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन चाहे उसने अपने हाथों को कैसे भी हिलाया हो, वह जियोयान को बिल्कुल भी छू नहीं सकी। जब उसकी नजरें जियाओयान से मिली तो उसने पाया कि दूसरे की शांत आंखों में चिढ़ाने का संकेत था, मानो वह किसी बिल्ली के बच्चे को चिढ़ा रहा हो। जियाओयान की आंखें देखकर जियाओयू और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। जियाओयान को छू न पाने के कारण उसके शरीर में लड़ने का जोश बढ़ने लगा और उसकी हरकतें धीरे धीरे उग्र होने लगी। देखो, ये फिर से जरूरी है। जियाओयू को इस हालत में देखकर जियाओयान हल्के से मुस्कुराया। उसने अचानक अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाकर जियाओयू के पेट के निचले हिस्से पर एक खास जगह पर एक अजीब से कोण पर थपथपाया, जबकि जियाओयू का शरीर एक जोरदार किक के बाद भी स्थिर नहीं था। जियाओयू पर जियाओयान ने पेट के निचले हिस्से पर हमला किया। इससे पहले कि वह शर्मिंदा हो पाता, उसने अपने पूरे शरीर में डुक्यूई का झटका महसूस किया। उसके शरीर में उमड़ रहा डुक्यूई इस क्षण चुपचाप गायब होने लगा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। लड़ने का जोश अचानक गायब हो गया, जिससे जियाओयू का चेहरा एकदम बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उस अजीब उंगली ने फिर से उसकी पीठ के निचले हिस्से को हल्के से छुआ। सबसे पहले दर्द की एक लहर आई और फिर जियोयू ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर हो गया है और उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। एक धमाके के साथ जियाओयू शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मेरी लड़ने की भावना को नष्ट कर दिया? अपने शरीर में लड़ने की भावना को बिना किसी निशान के गायब होते हुए महसूस करते हुए जियोयू का सुंदर चेहरा अचानक बहुत पीला पड़ गया और उसकी आवाज में डर और रोने का संकेत भी था। अपने व्यक्तित्व के कारण अगर जियाओयान द्वारा उसका बलात्कार भी किया जाता तो भी वह शायद आंसू नहीं बहाती, लेकिन जब उसकी लड़ने की भावना बिना किसी निशान के गायब हो गई तो उसे अंततः डर महसूस हुआ। डुक्यूई महाद्वीप में किसी व्यक्ति की डुक्यूई को नष्ट करना निश्चित रूप से एक ऐसी सजा है जो जीवन को मृत्यु से भी बदतर बना देती है। यह इतना गंभीर नहीं है। जियोयू को इस तरह भयभीत देखकर जियोयान को थोड़ा अजीब लगा। ये जीवन में पहली बार था कि इस लड़की ने उसके सामने इस तरह का भाव प्रदर्शित किया था। वह धीरे से नीचे बैठा, एक हाथ से जियोयू की चिकनी पिंडली को पकड़ा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ नाजुक स्पर्श को महसूस करने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की ओर ले गया। मैंने बस कुछ समय के लिए तुम्हारी लड़ने की भावना को खत्म किया है। 3 घंटे बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बेवकूफ, मुझे जाने दो। अपनी जांघों पर गर्माहट महसूस करते ही जियाओयू का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखें गुस्से और शर्म से भर गईं। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, उसके पास अपने शरीर को संभालने की भी ताकत नहीं थी। आज मैं तुम्हें बस एक सबक सिखा रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह मेरे साथ खिलवाड़ करते रहे तो मैं तुम्हें आज की तरह आसानी से नहीं जाने दूंगा। कुछ मिनटों तक इन खूबसूरत पैरों के साथ खेलने के बाद जियोयान धीरे से खड़ा हुआ और जियोयू के सुंदर चेहरे को देखा जो लगभग पागल हो रहा था। अगली बार जब तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करोगे तो मैं तुम्हें 1 महीने के लिए डुक्यूई की खेती करने से रोक दूंगा और मैं तुम्हारे कामों को बड़ा चढ़ाकर बताऊंगा और अफवाहें फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ा रहा हूँ, चाहे तुम विश्वास करो या नहीं। जियोयान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियोयान द्वारा इस तरह से छेड़े जाने पर जियोयू चिल्लाए और बड़ी कोशिश के साथ अपने शरीर को सहारा देने वाले हाथ की हथेली को उठाया और जियोयान की ओर थप्पड़ मारा, लेकिन बाद वाले ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। जरा एक पल के लिए इस पर विचार करो। तथ्यों को एक तरफ रखते हुए क्या तुम गलत नहीं हो? जियोयान ने अपने होठों को मोड़ा, जियोयू के कान में धीरे से फुसफुसाया और अपनी मुस्कुराहट में एक संकेत के साथ कहा, वैसे आपके पैर बहुत चिकने हैं। ऐसा कहने के बाद उसने जियोयू की जानलेवा नजर पर ध्यान नहीं दिया और इत्मीनान से अपने कमरे में लौट आया। आधे घंटे बाद जियाओयू को लगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है। वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, उसका सुंदर चेहरा अपमान और निराशा से भरा हुआ था। मैं आज असफल रहा। जियोयान। अब वह चाहती थी कि वह जियोयान की खाल उतार सके, लेकिन जब वह जियोयान के अजीब तरीकों और उसके द्वारा छोड़े गए शब्दों के बारे में सोचती तो वह शायद ही कभी अपना आपा होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपनी लड़ाकू भावना को विकसित करने के साथ साथ वह अपने शरीर की गतिविधियों को भी इस स्तर तक विकसित कर सकता है। यहाँ तक कि कबीले के नेता और दादा भी अपनी लड़ाकू भावना का उपयोग किए बिना मेरे हमले को इतनी आसानी से नहीं डाल सकते थे, है ना? ये सचमुच विचित्र है। ये लड़का केवल 12 वर्ष का है, उसके पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती है?
जियाओ यान के भयानक शारीरिक कौशल के बारे में सोचकर जियाओ यू और भी हताश हो गया। लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसे उस युवक के कान में कहे गए शब्द याद आ गए। तुम्हारे पैर कितने चिकने हैं। अगले कुछ दिनों में जियो यान कठिन प्रशिक्षण में डूबा रहा। दिन में अपने शरीर को कठोर बनाता, रात में अपनी लड़ाकू भावना का अभ्यास करता और अपनी आत्मा को चमकाता। केवल जब जुन एर और जियाओ झान को जियाओ यान को देखने की आवश्यकता होती है, तो जियाओ यान आराम करने के लिए कुछ समय लेगा। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, वह इस समय उनकी देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे। अपने पिछले जीवन के अनमोल अनुभव के साथ जियोयान की साधना की गति को हर दिन नए बदलावों के साथ छलांग और सीमा से आगे बढ़ने वाला कहा जा सकता है। यहाँ तक कि याओ लाओ भी साधना की इस भयानक गति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। बेशक इतनी भयानक क्षमता के साथ नींव निर्माण दिव्य द्रव की उस बूंद की प्रभावशीलता भी तेजी से खत्म हो रही थी। 1 महीने से भी कम समय में नींव निर्माण दिव्य द्रव की पहली बूंद की प्रभावशीलता पूरी तरह से गायब हो गई थी। हालांकि नींव निर्माण के दिव्य द्रव की इस बूंद द्वारा लाया गया प्रभाव पूरी तरह से पैसे के लायक है। जिस क्षण नींव निर्माण के दिव्य द्रव की पहली बूंद पूरी तरह से गायब हो जाती है, जियोयान की लड़ाई की भावना पहले ही 5वें चरण को तोड़ चुकी थी और 5वें चरण के मध्य चरण तक पहुंचने वाली थी। और इस प्रशिक्षण अवधि के बाद उसका शरीर बेहद मजबूत हो गया है। मांसपेशियों की इस पतली परत के नीचे एक भयानक विस्फोटक शक्ति छिपी है। ये कहा जा सकता है कि उसके छोटे से शरीर में निहित शक्ति अब किसी वयस्क से कम नहीं है। नींव निर्माण के दिव्य द्रव की यह बूंद खत्म हो चुकी है। अब समय आ गया है कि मैं नींव निर्माण के दिव्य द्रव की बाकी 2 बोतलें याफी को सौंप दूं। एक दुर्लभ रात्रि के अच्छे आराम के बाद अगली सुबह जियोयान ने एक जेट बॉक्स में नींव निर्माण स्पिरिट तरल की 2 बोतलें रखी और फिर इत्मीनान से मित्र नीलामी घर की ओर चल दिया। अध्याय 15 लियूशी भूटान शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल और नीलामी घर के रूप में मित्तल ऑक्शन हाउस निस्संदेह प्रसिद्ध है। इसकी शानदार सजावट शैली को भूटान शहर जैसे छोटे शहर में वास्तव में भव्य और राजसी कहा जा सकता है। हालांकि जियोयान पहले ही वास्तविक दुनिया देख चुका था, इसलिए जब उसने इस छोटे से नीलामी घर को फिर से देखा तो उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि यह एक साधारण इमारत की तुलना में थोड़ा अधिक विशिष्ट था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने अंतहीन अग्नि क्षेत्र में एक वाणिज्यिक केंद्र का निर्माण किया था जो शांत महाद्वीप के बराबर था, और उन्होंने महाद्वीप को व्यापारिक स्थान के रूप में भी इस्तेमाल किया था। उस समय उन्होंने जो नीलामी घर स्थापित किया था वह सीधे एक महल जैसी अद्वितीय पवित्र वस्तु से निर्मित था। उनके नीलामी महल में केवल वही लोग बोली लगाने के पात्र थे जो परमपिता परमात्मा के स्तर के थे। आखिरकार वे दुनिया के नंबर 1 कीमियागर द्वारा बनाई गई विभिन्न जादुई गोलियां थीं। हालांकि नीलामी में नीलामकर्ता अभी भी मुस्कुराती हुई सेक्सी सुंदरी थी। लगभग 1 महीना हो गया है और मुझे लगा कि तुम मेरी जड़ी बूटियां चुराकर भाग गए हो। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं ऋण वसूलने के लिए जियो परिवार के पास जाऊंगा। हाँ फियालसी होकर कुर्सी पर झुक गई, जिससे उसके भरे हुए और उत्तम वक्त फैल गए और उसकी खूबसूरत आंखें जियोयान को और अधिक प्रत्याशा के साथ देख रही थी। 50,000 स्वर्ण मुद्राओं की औषधीय जड़ी बूटियां उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। उसे उन्हें जियाओयान को भेजने का पछतावा था। यदि कोई 12 वर्ष का लड़का आपको धोखा देकर ये चीजें छीन ले तो नुकसान की बात तो दूर, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन जब भी उसे जियाओ परिवार से कर्ज वसूलने के लिए जाने की इच्छा होती तो वह हमेशा अपने मन में उन शांत और गहरी आंखों को याद करती। इन आंखों में जादुई शक्ति थी जो चुपचाप उसकी सारी चिंता मिटा रही थी। और आज इन आंखों का मालिक अंततः कर्ज चुकाने आया। हाँ फेई के आलसी रूप को देखकर जियोयान ने हंसते हुए हाँ फेई के सामने मेज पर एक जेट बॉक्स फेंक दिया। इसे खोलो और देखो, रहस्यमय होने का नाटक करना। जियोयान को इस तरह देखकर हाफी ने अपने गुलाबी होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया, लेकिन जियोयान की हरकतों ने उसे बहुत उत्सुक कर दिया। जेट का डिब्बा खोलने पर अंदर 2 छोटी जेट की बोतलें चुपचाप पड़ी दिखाई दी। बोतल के मुंह पर बची हुई औषधीय सुगंध हाफी की नाक में पड़ी, जिससे वह चौंक गई। मैं कोई रसायन शास्त्री नहीं हूँ, मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ। मानो जानबूझकर जियोयान को उकसाना चाहती हो, हाफी ने घृणा से अपना सिर हिलाया। इस चीज को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिचुअल लिक्विड कहा जाता है और ये दूसरे दर्जे का अमृत है। जियोयान ने उसके अभिनय को नजरअंदाज कर दिया और शांति से कहा, इस नींव निर्माण आध्यात्मिक तरल का कार्य बहुत सरल है। ये डूक्यूई चरण की खेती को गति दे सकता है। बस नींव बनाने वाले स्पिरिट द्रव के साथ पानी में भिगोए और डूक्यूई की खेती की गति कम से कम 2 गुनी तक बढ़ाई जा सकती है। इस साधारण परिचय ने याफी के मूल रूप से घृणास्पद भाव को धीरे धीरे गंभीर बना दिया। जब उसने अपनी खूबसूरत आंखों से जियोयान को देखा तो कुछ अस्पष्ट अर्थ निकला। ऐसी जादुई दवा वास्तव में उन धनी परिवारों को बहुत लुभाती है। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य लोगों की साधना की सबसे तेज गति 30 वर्ष की आयु से पहले होती है। 30 वर्ष से अधिक होते ही उनकी शारीरिक स्थिति में गिरावट आने लगती है और साधना की गति में उल्लेखनीय गिरावट आ जाती है। इसलिए साधना की प्रतिभा वाले कई लोग 30 वर्ष की आयु से पहले सांसारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि लड़ाकू भावना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि डूक्यूई अवस्था में साधना की गति को तीव्र करना कठिन होता है, क्योंकि डूक्यूई अवस्था में मानव शरीर बहुत नाजुक होता है। शक्ति बढ़ाने वाले कई अमृत डूक्यूई अवस्था के अभ्यासियों के लिए उपयुक्त नहीं होते। हालांकि यह आधार निर्माण आध्यात्मिक द्रव डूची चरण में साधक की साधना गति को तीव्र कर सकता है। यदि आप लड़ाकू भावना के चरण में 3 वर्ष बचा सकते हैं तो लड़ाकू बनने के बाद आप इन 3 वर्षों में 6 सितारों तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। कई परिवार और सेनाएं उन युवाओं को महत्व देती हैं जो 20 वर्ष की आयु से पहले लड़ाकू बन सकते हैं। इसका कारण यह है कि केवल 20 वर्ष की आयु से पहले लड़ाकू के रूप में पदोन्नत होने से ही किसी को लड़ाकू मास्टर या यहाँ तक कि एक महान लड़ाकू मास्टर बनने की अधिक उम्मीद हो सकती है। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह नींव बनाने वाला आध्यात्मिक द्रव्य भावी पीढ़ियों के विकास के लिए बहुत लाभदायक है। हालांकि नींव निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट लिक्विड की इन 2 बोतलों की अभी तक नीलामी नहीं हुई है, लेकिन इनका मूल्य निश्चित रूप से उन 5 औषधीय जड़ी बूटियों से अधिक है। हाफी की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने जियोयान के युवा चेहरे को थोड़ी जिज्ञासा से देखा। ये तो दूसरे दर्जे का अमृत है। क्या ये हो सकता है कि तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे ने इसे खुद बनाया हो? इस समय मेरे पास इस दूसरे दर्जे के अमृत को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं है। यदि आपके पास अभी क्षमता नहीं है तो इसका मतलब है कि भविष्य में आपके पास क्षमता होगी। हाफी को जल्दी ही जियोयान के शब्दों का अर्थ समझ आ गया, लेकिन उसने देखा कि जियोयान ने बिना कोई टिप्पणी किए सिर हिला दिया, जिससे उसका दिल थोड़ा कांप उठा। ऐसा लगता है कि इस छोटे लड़के में वास्तव में एक कीमियागर की प्रतिभा है।
इस पर विचार करने के बाद याफी ने अंततः एक प्रतिभाशाली लड़के के बारे में एक कहानी की कल्पना की, जिसे एक कीमियागर द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था और उसने जियोयान को और भी अधिक खुशी के साथ देखा। जियाओयान ने पहले जो प्रतिभा दिखाई थी, उसे देखते हुए जब तक वह मर नहीं जाता, उसके डू वांग या डूहुआन बनने की संभावना शायद काफी ज्यादा थी। अगर वह उससे भी बदतर होता तो भी वह शायद डू लिंग के शिखर तक पहुंच सकता था। उन्होंने जो सुराग दिखाए उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके पीछे का रासायनिक संभवतः कम से कम तीसरी कक्षा का है तथा चौथी या पांचवी कक्षा का होना भी संभव नहीं है। इतनी प्रतिभा और मार्गदर्शन के लिए एक अच्छे शिक्षक के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी कम उम्र में उसका दिमाग इतना परिपक्व है। इस लड़के का भविष्य असीम है। यदि मैं इस छोटे लड़के को अपने पक्ष में कर सकूं तो यह मेरे लिए अविश्वसनीय तुरुप का पत्ता होगा। हाँ फेई ने जियोयान को और अधिक आश्चर्य और सम्मान के साथ देखा। बहन याफे, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को खा जाएंगी। आपकी कोई खास लत तो नहीं है ना? हाफी द्वारा इस तरह घूरे जाने पर जियोयान ने असहाय होने का नाटक किया और अपनी छाती ढक ली। विशेष बुद्ध। याफे थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर वह खिलखिलाने लगी। हाँ, मुझे तुम में वाकई और भी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है छोटे दोस्त। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार मुझे बुतान शहर में सचमुच कोई खजाना मिल गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतनी जल्दी खुश मत हो जाना। हो सकता है तुम मेरे हाथों में भी पड़ जाओ। जियोयान खुद को चुराने से रोक नहीं सका, जिससे हाफी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसकी सुंदर आंखें घूम गईं और एक परिपक्व और आकर्षक चेहरा चुपचाप सामने आ गया। मैं कुछ वर्षों बाद यही कहूंगा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम मेरे हाथों में ना जाओ। आपकी उम्र में आपके बाल शायद अभी तक नहीं बड़े होंगे, है ना? परी के चेहरे को अपने इतने करीब देखकर जियोयान का मुंह थोड़ा सा फड़क गया। धिक्कार है, मैं अंतहीन अग्नि क्षेत्र का संस्थापक, डॉकी महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और फ्लेम एवेन्यू का नंबर 1 व्यक्ति, वास्तव में इस महिला द्वारा हंसा जा रहा हूँ। जैसे ही जियोयान फिर से कुछ शरारती करने वाला था और उस चुलबुली गान पर थप्पड़ मारकर उसे सबक सिखाना चाहता था, उसने दरवाजे के बाहर तेज आवाज सुनी। रास्ते से हट जाओ, मैं याफे से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक कीमियागर हूँ। तुम नौकरों के झुंड की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? सुश्री याफे, मुझे पता है कि आप वहाँ हैं, मुझे आपसे मिलने दीजिए। यह आवाज सुनकर याफी का मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। नींव बनाने वाले स्पिरिट लिक्विड की 2 बोतलें एक तरफ रखने के बाद उसने जियाओयान को सिर हिलाकर इशारा किया। मुझे कुछ देर के लिए एक समस्या का समाधान करना है। पहले आप चाय पी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। जियाओयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। न जाने क्यों उसे हमेशा लगता था कि दरवाजे पर से आती आवाज थोड़ी जानी पहचानी है, लेकिन अपनी अच्छी याददाश्त के बावजूद वह उसे याद नहीं कर पाता था। याफे ने जैसे ही दरवाजा खोला, सफेद कपड़ों में आंखों के नीचे हल्के काले घेरे लिए एक युवक तेजी से अंदर आया। दरवाजे में दाखिल होते ही उसकी नजरें याफे के गर्वीले चेहरे से हटी ही नहीं। युवक को देखते ही जियाओयान थोड़ा चौंका। उसने कुछ देर तक युवक के चेहरे को गौर से देखा और फिर उसे एक नाम याद आया जो वह अपने पिछले जन्म में बहुत पहले भूल चुका था। लियूशी। यद्यपि जुन एर अभी भी युवा थी, शायद अपनी प्राकृतिक बुद्धि के कारण उसने स्पष्ट रूप से जियाओयान के उसके और अन्य लड़कियों के साथ व्यवहार में अंतर देखा। इस परिवर्तन से उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और जब वह जियोयान को देखती तो उसकी निगाहें प्रकाश से भर जाती। जियोयान, तुम सचमुच मरने के लायक हो। दूर से जियोनिन ने जियोयान को देखा, जो सुंदरियों से घिरा हुआ था लेकिन अकेले शराब पी रहा था, और उसे इतनी जलन हुई कि उसके पिछले दांत टूटने वाले थे। अगला जियोनिन। इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाता, परीक्षक ने पहले ही जियोनिन का नाम पुकार लिया। हंफ, आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं जियोनिन भी कोई आसान शिकार नहीं हूँ। जियोनिन ने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपनी लड़ाई की भावना को इंजेक्ट करने के लिए परीक्षण जादू पत्थर की गोली की ओर बढ़ गया। जैसे ही लड़ाई की भावना बढ़ी, 5 बड़े सुनहरे अक्षर प्रकट हुए। लड़ाकू भावना, छठा चरण। जैसे ही ये 6 बड़े शब्द सामने आए, कई आदिवासी लोग परीक्षण चौक के चारों ओर चर्चा करने लगे। ये छोटा लड़का केवल 13 साल का है और 13 साल की उम्र में ही उसके पास डूक्यूई का छठा स्तर है। ऐसा लगता है कि 20 साल का होने से पहले उसके पास डूजे बनने की अच्छी संभावना है। हाँ, अगर मैं 20 साल की उम्र से पहले फाइटर बन सकता हूँ और अपने परिवार के संसाधनों की मदद से, तो फाइटर मास्टर बनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो ग्रैंड फाइटर बनना मुश्किल नहीं होगा। मुझे डर है कि तीसरे एल्डर का कोई उत्तराधिकारी जरूर होगा। अपने आसपास की चर्चाएं सुनकर जियाओनिन के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। उसने जियाओयान की तरफ देखा तो पाया कि लड़कियां भी उसे ही देख रही थीं। हालांकि उनकी आंखों में जियाओयान के लिए वैसी प्रशंसा नहीं थी, फिर भी उनमें एक ऐसी नजर थी जिसने जियाओनिन को संतुष्ट कर दिया। लेकिन जब उसने बीच में घिरी लड़की को देखा जो हरे कमल की तरह दिख रही थी, तो उस पर जियोनिन की सारी खुशी बिखर गई, क्योंकि लड़की ने शुरू से अंत तक जियोनिन की दिशा में कभी नहीं देखा। खुशी से भरे उस नाजुक छोटे से चेहरे पर साफ शरद ऋतु की 2 आंखों में काले कपड़े पहने उस युवक का सिर्फ प्रतिबिंब था और कुछ नहीं। अगला जियोयान। अध्याय 16 अलौकिक शक्तियां, सम्राट यान बिडर। जियोयान की मनस्थिति ऐसी थी कि वह इस कामुक आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे याद है कि मेरे पिछले जीवन में मैं 16 साल की उम्र में इस आदमी से मिला था और तब मेरे सामने वाला आदमी याओलाओ की अस्थि आत्मा की ठंडी आग से तुरंत जलकर राख हो गया था। हालांकि इस जीवन में मैं वास्तव में 12 वर्ष की आयु में इस लड़के से मिला था। हे मिस याफे, मैं आखिरकार आपसे फिर मिल रहा हूँ। इन दिनों मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। जैसे ही लियूशी दरवाजे के अंदर आया, उसकी थोड़ी गहरी काली आंखों ने याफी के भरे हुए और उत्तम शरीर को बेहद गर्म निगाहों से देखा, मानो वह याफी को जिंदा खा जाना चाहता हो। एक कामुक भूत की वह नजर वास्तव में दुर्लभ थी, इतना कि उसने याफी के पीछे जियोयान को भी नहीं देखा। श्री लियूशी, अगर आप व्यापार पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हालांकि अगर यह व्यापार के अलावा किसी और विषय पर है तो मुझे लगता है कि हमें आगे किसी और विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याफे ने फीकी मुस्कान के साथ लियूशी को देखा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में घृणा का भाव था। यद्यपि जब वह शाही राजधानी में थी तो कई लोग उसकी सुंदरता के दीवाने थे, लेकिन उन लोगों ने कम से कम खुद को थोड़ा संयमित तो रखा। अगर वो दिखावा भी कर रहा था तो कम से कम थोड़ा बहुत शालीन तो दिख ही सकता था, लेकिन सामने वाले में तो इतनी भी शालीनता नहीं थी। उसे देखते ही वो किसी खूंखार कुत्ते की तरह हो गया जो मोटा मांस देखकर लगभग लार टपकाता हो। अरे, मैं इस बार मिस याफे के साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ।
लियूशी ने याफी को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा, लगभग परफेक्ट फिगर और मनमोहक लेकिन शानदार स्वभाव उसके जैसे बिगड़ेल व्यक्ति के लिए जानलेवा आकर्षण था। व्यापार, चलो इसके बारे में बात करते हैं। जब याफे ने सुना कि मामला बिजनेस का है तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिला दिया। एक बिजनेसमैन होने के नाते उसके लिए हर बिजनेस डील को आसानी से छोड़ना नामुमकिन था। हे मेरे शिक्षक ने हाल ही में दूसरी कक्षा की 3 डुक्यूई गोलियों को परिष्कृत किया और मुझे पहाड़ से नीचे जाकर उन्हें बेचने के लिए जगह खोजने और वापस ले जाने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए कहा। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वुतान शहर के पास स्थित मिटर नीलामी घर इस मामले को सबसे अच्छे तरीके से संभाल सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं मिस याफे की तलाश करूंगा। 3 डुक्यूई गोलियों का उल्लेख करते समय लियूशी का चेहरा पहले से ही गर्व से भर गया था। लड़ाई की भावना की गोली, ये सुनकर हाफी कुछ हद तक स्तब्ध रह गई और उसकी आंखें अधिक गंभीर हो गईं। डुक्यूई गोली एक परिपक्व और अपेक्षाकृत व्यापक रूप से प्रचलित द्वितीय श्रेणी का अमृत है। इसका कार्य दूसरी अवस्था में अभ्यासियों को अपनी साधना में एक सितारा स्तर तक सुधार करने में सक्षम बनाना है। हालांकि यह सेनानियों के लिए प्रभावी है, इसकी कीमत क्यूई गैदरिंग पाउडर की तुलना में बहुत कम है। सबसे पहले क्यूई गैदरिंग पाउडर डुक्यूई के 9वें स्तर पर अभ्यास करने वाले को डू स्तर तक आसानी से और 100% पहुंचने में सक्षम बना सकता है। इससे बचा गया समय वास्तव में डुक्यूई गोली की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरी बात, क्यूई गैदरिंग पाउडर को फाइटिंग क्यूई पिल की तुलना में परिष्कृत करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार क्यूई गैदरिंग पाउडर चौथी श्रेणी की गोली है। हालांकि फिर भी डुक्यूई दान की कीमत लगभग 50,000 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। कई लड़ाके 8 सितारा लड़ाके बनने के बाद अपनी आधी जिंदगी की बचत का इस्तेमाल डुक्यूई दान खरीदने में करते हैं, ताकि जल्दी से 9 सितारा लड़ाके बन सके और लड़ाकू मास्टर बनने के मौके तलाश सके। 3 डुक्यूई गोलियों की कीमत 150,000 स्वर्ण सिक्के है, जो वास्तव में मिटर नीलामी घर के लिए कोई छोटी राशि नहीं है। चूंकि श्री लियूशी को मेरे मिटर नीलामी घर पर भरोसा है, कृपया डुक्यूई गोली मेरे पास छोड़ दें। मैं निश्चित रूप से इसे श्री लियूशी के लिए संतोषजनक मूल्य पर नीलाम कर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद याफे ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, आपके बैंक में डुक्यूई पिल की नीलामी करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। याफी को सिर हिलाते देख लियूशी ने जल्दी से डुक्यूई गोली नहीं निकाली, बल्कि उसने ही याफी को वासना भरी नजरों से देखा और कहा, अगर मिस याफी मुझे खाना खाने का सम्मान देने को तैयार हैं, तो हम सौदा पक्का कर लेंगे। भोजन के बारे में भूल जाओ। अगर श्री लियूशी नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ आसपास कोई अन्य नीलामी घर ढूंढ सकते हैं जो मिटर नीलामी घर से अधिक कीमत दे सके। याफे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं दिया। ये वास्तव में दूसरे व्यक्ति की विकृत नजर थी जिसने मुझे थोड़ा घृणा का अनुभव कराया, मानो वह अगले ही पल मुझ पर झपट पड़ेगा। सुश्री याफी, ये देखकर कि याफी इतना अपमानजनक था, लियूशी अचानक चिंतित हो गई और जोर से बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। मुझे 2 सितारा लड़ाकू के रूप में पदोन्नत किया गया है और मेरे शिक्षक जल्द ही मुझे औपचारिक रूप से कीमिया की कला सिखाएंगे। मैं जल्द ही एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर बन जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, लियूशी, आप जैसे एक साधारण नीलामीकर्ता के लायक नहीं हूँ? जब कीमियागर शब्द की बात आती है तो लियूशी के चेहरे पर अभिमानी भाव उसकी कामुक अभिव्यक्ति को भी पार कर जाता है। ये देहाती कहाँ से आया है? 20 साल की उम्र में इसे 2 सितारा फाइटर बना दिया गया। क्या इसे लगता है कि इसमें बहुत प्रतिभा है? लियूशी की अभिव्यक्ति को देखकर याफे को गुस्सा और खुशी दोनों महसूस हुई। उसकी सुंदरता और मिटर परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो इस उम्र में शाही राजधानी में द्वितीय श्रेणी का कीमियागर बन गया हो, उससे इस तरह बात नहीं करेगा। लियूशी की प्रतिभा को वुतान शहर में भी कोई प्रतिभा नहीं मानता। उसे सिर्फ कीमियागर की उपाधि मिलने पर ही इतना गर्व है। श्री लियूशी, क्या आपको लगता है कि मेरे जैसी कम साधना स्तर वाली महिला इस वुतान सिटी शाखा की प्रभारी हो सकती है? क्या मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है? याफी ने उपहास किया और उसके जेब हाथ से धीरे धीरे एक पदक निकला। यह मित्तल परिवार का प्रतीक था। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के कीमियागर हैं, यहाँ तक कि आपके शिक्षक भी हमारे मित्र परिवार को धमकी नहीं दे सकते। मैं आप महान कीमियागरों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपने ऊपर कोई कलंक नहीं लगाएंगे। आप, याफी द्वारा इतनी दृढ़ता से अस्वीकार किए जाने पर लियूशी का चेहरा पीला और लाल हो गया। याफी को अश्लील निगाहों से घूरने के बाद उसने क्रूरता से कहा, जरा ठहरो, देर सवेर मैं तुम्हें आज्ञाकारी होकर अपने साथ सुला दूंगा। इस बिंदु पर लियूशी के कामुक इरादे अब छिपे नहीं थे। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, अचानक एक बचकानी सी आवाज सुनाई दी। इंतजार, इस लगभग बच्चों जैसी आवाज ने लियूशी को थोड़ा चौंका दिया। याफी के सुंदर चेहरे के भावहीन भाव को देखते हुए उसने एक बच्चे को देखा जो उससे एक सिर छोटा था और बुरी नजर से उसकी ओर आ रहा था। बच्चे, क्या तुम ठीक हो? लियूशी ने अपना सिर घुमाया और दुखी भाव से जियाओयान को देखा। अगर जियाओयान ने कुछ नहीं कहा होता तो वह जियाओयान को नजरअंदाज कर देता। उससे माफी मांगो, जियोयान ने उदासीनता से कहा। क्षमा मांगना। लियूशी ने जियोयान की ओर देखा, फिर अपने बगल में याफी की ओर देखा और एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, माफी मांगनी है या नहीं, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला आप जैसी छोटी चीज कर सके। हाँ, लियूशी की पिटाई की मांग वाली नजर को देखकर जियोयान अपने सिर को थोड़ा हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि आप हमेशा की तरह अब भी मौत को दावत दे रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियूशी ने देखा कि छोटा लड़का जो उससे एक सिर छोटा था, अचानक उछल पड़ा और एक छोटे से हाथ ने उसके चेहरे पर इतनी अजीब गति से थप्पड़ मारा कि उसके पास विरोध करने का समय नहीं था। जादुई शक्ति यान दीबी 2 अध्याय 17 आपको 4 साल पहले ही मार देगा। टकराना। पूरे कमरे में एक कर्कश आवाज गूंज उठी। अगले ही पल याफी ने देखा कि लियूशी का शरीर कई कदम पीछे हट गया और आखिरकार वह लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। आप जानते हैं, हालांकि जियोयान केवल 12 साल का बच्चा है, कठिन प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद उसकी शारीरिक शक्ति एक वयस्क से कम नहीं है। अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के साथ जियोयान की शक्ति एक सामान्य वयस्क की शक्ति से कहीं अधिक थी। ये डू फैन की तुलना में असीम रूप से अधिक कुशल था और इसने लियूशी के चेहरे पर भयानक बल को पूरी तरह से उजागर किया, जिससे उसे, जो पहले से ही थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, चक्कर आने लगा। आधे मिनट तक वहां स्तब्ध बैठे रहने के बाद लियूशी का पीला चेहरा उसकी आंखों के साथ साथ रक्त लाल होने लगा। छोटे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियूशी अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी लड़ाई की भावना बढ़ गई और उसके हाथ गर्म लड़ाई की भावना से संघनित लग रहे थे, जियोयान को मारने के लिए तैयार।
एक ऐसे बच्चे द्वारा जमीन पर पटक दिए जाने से जो उससे एक सिर छोटा था, और वह भी याफी जैसी महान सुंदरी के सामने उसने, जिसने हमेशा विलासिता का जीवन जिया था, अपने चेहरे पर लगभग पागलपन भरी हत्या की मंशा प्रकट कर दी। कोई उसे यहाँ से बाहर निकालो। महत्वपूर्ण क्षण में हाफी जोर से चिल्लाए और कवच में 2 बड़े आदमी कमरे में चले गए और लियूशी को सीधे बाहर ले गए। मुझे जाने दो, मैं इस छोटे बदमाश को मार डालूंगा। हाफी, इस छोटे से कमीने के लिए मुझे नाराज करने पर तुम्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। लियूशी ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन उसके बगल में खड़े दोनों बड़े आदमी 5 सितारा योद्धा थे। वो एक 2 सितारा योद्धा था जिसे युद्ध का बहुत कम अनुभव था और उनमें उनका विरोध करने की ज्यादा ताकत नहीं थी। जब दरवाजे के बाहर का शोर शांत हो गया तो हाफी ने राहत की सांस ली और गुस्से के साथ, लेकिन आश्चर्य के साथ अपनी निगाहें बगल में खड़े जियोयान की ओर घुमाई। एक 12 साल का बच्चा किसी 2 सितारा लड़ाकू को सिर्फ एक थप्पड़ से जमीन पर गिरा सकता था। भले ही ये एक छिपकर किया गया हमला था, फिर भी ये कमाल का था। तुम छोटे आदमी, तुमने इस आदमी को बहुत नाराज कर दिया है। मैं इस असफल व्यक्ति को नाराज करने के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे जो शिक्षक है उससे निपटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यद्यपि वह मित्र परिवार से है, फिर भी यदि वह किसी तीसरी श्रेणी के कीमियागर को नाराज कर दे तो यह बहुत पेचीदा मामला होगा। याफी अपना सिर थोड़ा हिलाए बिना नहीं रह सकी। उसने शुरू में अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके इस बदमाश को सबक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोयान पहल करेगा। इस तरह उसके लिए सही साबित होना मुश्किल होगा। यदि आज कार्रवाई करने वाला व्यक्ति जियोयान नहीं होता तो हाफे इतनी निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाती। चिंता मत करो बहन याफे, यह आदमी वुतान शहर से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा। कमरे में जियोयान अनिर्णित भाव से मुस्कुराया। तीसरी श्रेणी का कीमियागर कोई विशेष बात नहीं है। जियोयान की बातें सुनकर हाफी की आंखें थोड़ी झपक गईं और जियोयान की ओर उसकी निगाह अनजाने में और अधिक गंभीर हो गई। जियाओयान दरअसल तीसरी कक्षा के कीमियागर जियाओयान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती थी। अगर कई बार मिलने के बाद उसे जियाओयान के असाधारण व्यक्तित्व का एहसास न होता तो वह उसकी बातों को बचकानी बकवास समझती। लेकिन आज जियाओयान ने जो कुछ दिखाया उससे उसे जियाओयान की कही बात पर बेवजह विश्वास हो गया। एक तीसरी श्रेणी के कीमियागर को नीची नजर से देखने के लिए क्या इस छोटे से लड़के के पीछे कोई 5वीं श्रेणी का कीमियागर हो सकता है? ये सोचकर याफी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। पूरे जियामा साम्राज्य में 5वीं श्रेणी के कुछ ही कीमियागर थे। उनकी हैसियत डू वान के दिग्गजों से कम नहीं थी। वे ऐसे लोग थे जिनका मित्र परिवार का मुखिया भी बहुत सम्मान करता था। यदि वह ऐसे किसी मजबूत व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर पाती है तो संभवतः ये उसके लिए भविष्य में कबीले के नेता के लिए प्रतिस्पर्धा में बहुत मददगार साबित होगा। मैं सचमुच यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी कम उम्र में तुम शाही राजधानी के उन बूढ़े लोमड़ियों से भी अधिक भयानक क्यों लगते हो। सिर हिलाते हुए याफी कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। जियोयान की पृष्ठभूमि के अलावा उसकी अजीबोगरीब ताकत और निर्णायक मारक स्वभाव ने भी उसे अविश्वसनीय महसूस कराया। हाँ, तुम्हें इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि अब से मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो सिस्टर याफी को खुलेआम चिढ़ा सकता हूँ। जियोयान ने हंसते हुए हाफी की चमकदार और सुंदर आंखों को चुपचाप देखा। उसकी आंखें कोमल थीं, फिर भी उनमें एक अवर्णनीय प्रभुत्व था। साफ तौर पर वह नग्नता का भाव था, फिर भी अश्लीलता का लेशमात्र भी नहीं। इस तरह से घूरे जाने पर याफी अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं सकी और एक अकथनीय धड़कन जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था चुपचाप उठ खड़ी हुई। तुम बहुत छोटी हो लेकिन बहुत बातूनी हो। सौभाग्य से वह तेज तर्रार थी और उसने झट से जियाओयान के प्रभाव को झटक दिया। उसने अपने लाल होठों को अपने जेब हाथ से धीरे से ढक लिया और मुस्कुराई। जैसा मैंने कहा, चलो तुम्हारे बाल वापस उगने तक इंतजार करते हैं। हाफी द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद जियोयान भी खुद को थोड़ा टूटने से नहीं रोक सका। एक गहरी सांस लेने के बाद जियोयान ने हाफी द्वारा छिपाए गए फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक द्रव की दिशा में इशारा किया और धीरे से कहा, फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक द्रव की इन 2 बोतलों की नीलामी के बाद आय का उपयोग मेरे नुस्खे के लिए जितनी संभव हो उतनी जड़ी बूटियां खरीदने के लिए करें। इस बार इसका उपयोग करने में जल्दबाजी न करें। आप धीरे धीरे पृथ्वी आत्मा दूध एकत्र कर सकते हैं। हमें अभी भी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की जरूरत है। हाफी थोड़ा चौंक गई और जियोयान की ओर नाराजगी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और बोली, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ एक एहसान चुकाने आए हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फिर से कठिन श्रम करने के लिए कहोगे। जियोयान ने याफी की शिकायत पर अपनी पलकें भी नहीं उठाई, बल्कि बस इतना कहा, इस बार आपने जो जड़ी बूटियां एकत्र की है उनमें से मैं केवल 2 ही अपने लिए रखूंगा। बाकी को जब आप सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेंगे तो आप इसकी नीलामी कर सकते हैं और लाभ आपके और मेरे बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा, समान रूप से विभाजित। जियोयान के शब्दों को सुनने के बाद हाफी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक अदम्य खुशी प्रकट हुई। यद्यपि यह नींव बनाने वाला आध्यात्मिक तरल क्यूई गैदरिन पाउडर जितना मूल्यवान नहीं है, फिर भी याफी के लिए 30 या 40 हजार सोने के सिक्कों के लिए एक बोतल बेचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। नींव निर्माण आध्यात्मिक द्रव की 2 बोतलों को बेचने के बाद समय की लागत, पृथ्वी आत्मा दूध की शीघ्र खरीद को नजरअंदाज करते हुए उन्हें संभवतः औषधीय सामग्रियों के 1 दर्जन से अधिक नुस्खों के लिए बदला जा सकता है। इसकी तुलना में जियोयान की 2 औषधीय जड़ी बूटियां कुछ भी नहीं थी। ये नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव की 10 बोतलों से भी ज्यादा है। अगर वह इसे आधा आधा बांट दे तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। ये वास्तव में याफी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिसे परिवार द्वारा हाल ही में नियुक्त किया गया था। मुझे पता था, इस बार जब मैं वुतान शहर आया तो मुझे सचमुच एक खजाना मिल गया। उस सुंदर छोटे चेहरे को देखकर याफी को अचानक उसे जोर से चूमने की इच्छा हुई। अब से औषधीय सामग्री और नीलामी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जहां तक कीमिया का सवाल है उसे मुझ पर छोड़ दो। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया और हाफी के कमरे से बाहर चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? लियूशी अब तुमसे बहुत नाराज है, शायद वह तुमसे बदला लेने के लिए किसी मौके की तलाश में है। जियोयान को इस तरह जाते देख हाफी चिंता से बच नहीं सकी। ऐसा हुआ कि मैं भी उसे मारने का अवसर ढूंढना चाहता हूँ। जियोयान ने मुड़कर मुस्कुराया, जिससे उसके तीखे सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी, फिर पीछे मुड़कर देखे बिना मिटेल नीलामी घर से बाहर चला गया। ये छोटा सा लड़का तो राक्षस है। जियोयान जिस दिशा में गया था उस ओर देखते हुए हाफी अपने होठों को मोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। अगर कोई अन्य बच्चा कहता कि वह 2 सितारा लड़ाकू को मारना चाहता है तो वह इसे मजाक समझती, लेकिन जियोयान के ऐसा कहने के बाद उसे जरा भी संदेह नहीं हुआ। वुतान शहर में रातें अपेक्षाकृत शांत थी, हालांकि कई वेश्यालयों में बस हल्की रोशनी थी।
लियू शी, जिसे दिन में धमकाया गया था, एक वेश्यालय से नशे में धुत होकर लगातार गालियां बकते हुए बाहर निकली। छोटी कमीनी, मैं तुझे मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। और हाँ फी कुतिया, देर सवेर मैं तुझे घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। बोलते बोलते उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ। लियू शी ने नजर घुमाई तो देखा कि एक युवक, जिसका शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, उसे मुस्कुराते हुए घूर रहा था। क्षमा करें, मुझे डर है कि आपके पास यह अवसर नहीं है। इस बार मुझे डर है कि मुझे तुम्हें 4 साल पहले ही मारना पड़ेगा। अध्याय 18 सोने का पहला बर्तन। अपने सामने खड़े युवक को देखकर लियू शी किसी कारणवश कांप उठा। हालांकि जल्द ही दिन के दौरान अपमान और 2 सितारा सेनानी की ताकत से लाए गए आत्मविश्वास ने उसके दिल में क्रोध को बढ़ा दिया और उसके मुंह के कोने पर एक भयानक और क्रूर मुस्कान दिखाई दी। छोटे कमीने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करोगे। चूंकि तुम मौत चाहते हो, इसलिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे अंत तोड़ दूंगा और तुम्हें नदी में फेंक कर डुबो दूंगा। यह उस अपमान का बदला है जो मुझे आज सहना पड़ा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में दुखी हुई बहने लगी और वह एक सफेद छाया में बदल गया और जियोयान की ओर बढ़ गया। मुझे डर है कि आपको यह अवसर नहीं मिलेगा। लियू शी को अपनी ओर दौड़ते देख जियोयान ने इस आदमी से निपटने के लिए अपनी ताकत लगाने की योजना नहीं बनाई। ये जगह भीड़ से ज्यादा दूर नहीं थी। अगर यह आदमी कुछ बार चीखता तो दूसरों का ध्यान उसकी ओर खींच जाता। गुरुजी, क्या मैं एक लाइट उधार ले सकता हूँ? अपने हृदय में याओ लाओ का चुपचाप जाप करने के बाद जियोयान की हथेली से अचानक एक पीली लौ उठी। ये स्पष्टतः आग का गोला था, लेकिन इसके कारण इसके आसपास का तापमान तेजी से गिर गया और जमीन पर बर्फ जम गई। ये तो अजीब आग है। पीली लौ के गोले को देखते ही लियू शी की पुतलियां सिकुड़ गई और वह तुरंत होश में आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीली लौ का गोला जियाओयान के हाथ से छूटकर उड़ गया। लौ एक हल्का निशान छोड़ती हुई लियू शी पर जा गिरी। जैसे ही लियू शी डर के मारे चीखने ही वाला था, उसे अपने शरीर में तेज जलन महसूस हुई। खुशकिस्मती से ये दर्द बस एक पल के लिए ही रहा और वह बेहोश हो गया। टकराना। एक धीमी दबी हुई आवाज के बाद उसकी आकृति अनगिनत चूर्णों में बदल गई और जमीन पर गिर गई और फिर शाम की हवा के साथ धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गई। दूर विलों के पेड़ों से भरी जगह में अभी भी नाच गाना हो रहा था। बीच बीच में चुलबुले शब्दों की आवाजें भी आ रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दिन का घमंडी, लगभग प्रथम श्रेणी का कीमियागर अब राख में बदल चुका था। हाय, मेरी वर्तमान शक्ति वास्तव में दयनीय रूप से कमजोर है। मैं अस्थि आत्मा की ठंडी आग की शक्ति को भी नियंत्रित नहीं कर सका और मैंने वास्तव में उसकी 3 रुकी हुई गोलियों को जलाकर राख कर दिया। इन 3 रुकी हुई गोलियों की कीमत भी 100,000 से अधिक स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। जियाओयान का चेहरा जरा पीला पड़ गया। उसने अभी अभी लियू शी पर हमला करने के लिए अस्थि आत्मा की ठंडी आग को सक्रिय किया था, लेकिन ये हमला उसने अपनी आत्मा की शक्ति से किया था, याओ लाओ ने नहीं। चलो, तुम अभी केवल रुकी हुई चरण में हो, फिर भी तुम पहले से ही अस्थि आत्मा शीत अग्नि को गतिशील कर सकते हो। भले ही ये थोड़ा सा ही हो, यह अविश्वसनीय है। याओ लाओ की चौंकने वाली आवाज जियोयान के दिल में गूंज उठी। एक युवक जिसने अपनी लड़ाकू भावना भी विकसित नहीं की है, अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके अस्थि आत्मा की ठंडी आग को लोगों को मारने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह उतना ही अविश्वसनीय है जितना कि एक चींटी द्वारा मैग्मा की एक बूंद उठाना। यह दृश्य देखने के बाद याओ लाओ को जियोयान की बात पर अधिक विश्वास हो गया। अभी अभी उस लड़की और इस लड़के दोनों ने कहा कि इस आदमी के पीछे एक तीसरी श्रेणी का कीमियागर है। हालांकि मैं एक बूढ़ा आदमी, इसकी परवाह नहीं करता, फिर भी आप उस आदमी से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? शाम की ठंडी हवा चल रही थी। जियाओयान इत्मीनान से जियाओ परिवार की ओर वापस चल रहा था और याओ लाओ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। एक तीसरी श्रेणी का कीमियागर। जियाओयान के होठों पर मुस्कान आ गई। अपने पिछले जन्म में उस तीसरी श्रेणी के कीमियागर ने जियाओ परिवार के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया था और अंततः केलिन के हाथों मारा गया। हालांकि जियोयान फिलहाल इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता है। अगर मैं जल्दी उठ भी जाऊं तो भी पिछले 2 सालों में जियाओ परिवार की देखभाल करने के लिए मेरे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं बचेगी। अगर यह बूढ़ा मेरे पास आ जाए तो यह मेरे जियाओ परिवार में एक दवादास जोड़ने का एक बेहतरीन मौका होगा। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया और शाम की हवा के साथ जियो परिवार के स्थान पर लौट आया। सभी ने सोचा कि जियो परिवार का युवा स्वामी बस टहलने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस समय जियोयान टहलने के लिए बाहर गया था, उसी दौरान एक जीवित व्यक्ति दुनिया से गायब हो गया था। लियू शी की हत्या के बाद जियाओयान का जीवन एक बार फिर दिन ब दिन कठिन प्रशिक्षण की स्थिति में आ गया। जुन एर के साथ बिताए कुछ समय को छोड़कर उसने अपना लगभग सारा ध्यान प्रशिक्षण पर ही केंद्रित कर दिया। वह अपने दिल में जानता था कि असली दुश्मन जो उसके लिए खतरा था, वह अभी भी दूर जोगजोग में था। उसकी वर्तमान स्थिति में सोल पैलेस द्वारा भेजा गया कोई भी संरक्षक उसे आसानी से मार सकता था, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना था। आखिरकार अगर वह एक नया जीवन जी रहा होता और उसके पिता और शिक्षक को फिर से आत्मा महल द्वारा पकड़ लिया जाता, तो उसका पिछला जीवन व्यर्थ हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओयान की ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई। पलक झपकते ही भीषण गर्मी बीत गई और जियाओ परिवार के पीछे पहाड़ों पर सुनहरे खेत दिखाई देने लगे। लियू शी को मारे हुए अभी आधा महीना ही बीता था और जियोयान पहले ही अदम्य शक्ति के साथ दुखी के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत था और उसके लिए 8 चरम पतन को सक्रिय करना बहुत आसान था। इस दिन जब शरद ऋतु शुरू हुई, याफे ने व्यक्तिगत रूप से जियाओ परिवार को स्नैक्स और कैंडीड फलों का एक पूरा ट्रक वितरित किया। इस दृश्य ने जियाओ परिवार के कई लोगों को थोड़ा उलझन में डाल दिया। हालांकि याफी को जियाओयान के लिए लकड़ी के बक्सों से भरी आधी गाड़ी भेजते देखकर उन्हें एहसास हुआ कि याफी जियाओ परिवार के अपने युवा स्वामी की प्रतिभा से आकर्षित थी। लेकिन जियाओयान को स्नैक्स का इतना शौक कब हो गया? सौभाग्य से इस हरकत से जियाओ परिवार में ज्यादा संदेह नहीं हुआ। यहाँ तक कि जियाओ परिवार के कई बुजुर्ग भी मन ही मन हंस पड़े। यह महिला इतनी स्मार्ट दिखती है, वह कैसे सोच सकती है कि बच्चों को पसंद आने वाली चीज उस छोटे बदमाश जियाओयान का दिल जीत सकती है? यदि आप उसके थोड़ा बड़ा होने तक प्रतीक्षा करें तो आपकी सुंदरता के कारण यह संभव हो सकता है। बड़ों के अजीब विचारों की तुलना में बच्चे बहुत खुश थे। याफी ने जो स्नैक्स भेजे थे वे सब भूटान शहर के महंगे सामान थे। हालांकि वे जियाओ परिवार के बच्चे थे, फिर भी वे उन्हें साल में कुछ ही बार खा पाते थे। जियाओयान की बदौलत वे इस दौरान खुशी खुशी खाना खा रहे थे। बस एक ही व्यक्ति जो थोड़ा चिंतित था, शायद जुन एर ही थी। लानत है उस लोमड़ी पर, हमेशा मेरे भाई जियाओयान को बहकाने की कोशिश करती रहती है।
याफे के आकर्षक और सुंदर स्वरूप को देखकर जुनैर के दिल में संकट की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो तो बस 12 साल से कम उम्र की लड़की है। याफी के फिगर की तुलना में जो मर्दों को दीवाना बना देता है, उसे अभी कुछ और साल और निखारने की जरूरत है। सौभाग्य से जियाओयान बहुत समझदार था। जब भी उसे कुछ गड़बड़ नजर आती, वह झट से उसे मना लेता और छोटी बच्ची को अपने प्यार में डाल लेता। और यह पर्दे के पीछे की छिपी हुई बात थी कि शरद ऋतु के पहले महीने के बाद याफी एक बार फिर जियो परिवार की यात्रा से बाहर आई। लेकिन इस बार उसके विशाल स्तन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे थे, जो उसकी आंतरिक बेचैनी को दर्शा रहा था। उसकी पतली जेल उंगलियों पर उत्तम भंडारण अंगूठी में नींव निर्माण आध्यात्मिक तरल की 16 बोतलें चुपचाप पड़ी थी। पिछली बार फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक द्रव्य की 2 बोतलें 100,000 स्वर्ण सिक्कों में नीलाम हुई थी। इस बार फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक द्रव्य की 16 बोतलें आसमान छूती कीमत पर नीलाम होंगी। अध्याय 19 लाओ देंग जुवानजोग शासक को बाहर निकालो और उसके साथ खेलो। याफी और शियाओयान के अलावा शायद केवल अस्थायी उपकरण याओ लाओ को ही इस स्पष्ट लेनदेन के बारे में पता था। हालांकि जियो परिवार को छोड़ने के लगभग आधे महीने बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि संदेह जियोयान तक नहीं पहुंचेगा, याफी ने आधिकारिक तौर पर नींव निर्माण स्पिरिट तरल की 16 बोतलें 2 बैचों में बेच दी। 8 बोतलों का एक बैच, 16 बोतलों का 2 बैच। सिर्फ आधे महीने में नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव की 16 बोतलों ने पूरे वुतान शहर में तहलका मचा दिया। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में द्वितीय श्रेणी की गोलियां उपलब्ध कराने के लिए कम से कम द्वितीय श्रेणी के किसी कीमियागर ने चुपचाप वुतान शहर में घुसपैठ की होगी। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, वे इस छिपे हुए कीमियागर का ठिकाना नहीं पा सके, इसलिए वे केवल याफी को नींव बनाने वाले आध्यात्मिक तरल की बोतलों के लिए आंखें फाड़ देने वाली कीमतों पर बोली लगाने की अनुमति दे सकते थे। नींव निर्माण के लिए आध्यात्मिक द्रव की 16 बोतलें 680,000 स्वर्ण मुद्राओं की भयानक कीमत पर बिकी। ये 3 प्रमुख परिवारों के बीच खुले और गुप्त संघर्षों के साथ साथ वुतान शहर के अन्य व्यापारी परिवारों द्वारा की गई लूटपाट के कारण हुआ। संक्षेप में, शरद ऋतु के दूसरे महीने की एक ठंडी रात में हाफी और जियोयान एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य था जिसे छिपाना मुश्किल था। 6 लाख स्वर्ण मुद्राओं का शुद्ध लाभ। क्या तुम सचमुच मुझे इसका आधा हिस्सा दोगे? उसके हाथों में जेब के कप आपस में टकराए और याफे ने धीरे से शराब का एक घूंट निगल लिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक लालिमा थी। नींव निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए आध्यात्मिक द्रव की 16 बोतलों से कुल मिलाकर 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। अगर इसका आधा हिस्सा अलग अलग बांटा जाए तो पूरे 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं होंगी। ये धनराशि वुतान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से किसी के भी लगभग सभी तरल निधियों के बराबर है। चूंकि मैंने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जियोयान के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें अभी भी याफी को धीरे से देख रही थी। इस तरह से घूरे जाने पर शराब के प्रभाव में याफी का दिल धड़क उठा और फिर उसने अपने मन में अपराध बोध को दबा दिया। वह अभी भी बच्चा है। एक जोड़ी खूबसूरत आंखों ने जियाओयान को घूरते हुए फुसफुसाया, 300,000 सोने के सिक्के इतनी आसानी से पाना वाकई थोड़ा स्वप्निल है। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या तुम्हारे कुछ और ही इरादे हैं, कोई और उद्देश्य। ये सुनकर जियोयान हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम ज्यादा आराम से जिंदगी जी सको। बेशक अगर भविष्य में तुम मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारा अपना मामला होगा। याफी को लगता था कि उसे जियाओयान की चिढ़ाने की आदत हो गई है। उसने जियाओयान के कोमल चेहरे पर नजर डाली, अपना मुंह ढंक लिया और धीरे से हंसी। मैं अब भी यही कहती हूँ, जब तक तुम्हारे बाल बड़े न हो जाएं, तब तक बात करो। हे हाफी की चिढ़ाने के जवाब में जियोयान बिना किसी भाव के मुस्कुराया। जब मेरे बाल वापस उगाएंगे तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? हाफी ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और जलती हुई आंखों से जियोयान को घूरने लगी। नींव निर्माण आध्यात्मिक द्रव्य के एक और बैच को परिष्कृत करें। जियोयान ने हाफी की उम्मीद भरी निगाहों से देखा और शांति से कहा, इतनी उम्मीद मत करो। मेरे पीछे जो व्यक्ति है वह प्रोडक्शन टीम में कोई गधा नहीं है। वह दिन रात हमारे लिए इन निम्न स्तरीय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता। मेरा अनुमान है कि नए साल से पहले नींव निर्माण के लिए तरल स्पिरिट की केवल 20 बोतलें ही उपलब्ध होंगी। जियोयान की बातें सुनने के बाद हाफी की आंखों में कोई असंतोष नहीं दिखा, बल्कि वह अधिक सहज महसूस करने लगी। हालांकि जियोयान के हाथ पर काली अंगूठी से एक सफेद रोशनी चमक उठी और एक बूढ़े व्यक्ति जिसके साथ गधे जैसा व्यवहार किया जा रहा था ने असंतुष्ट खर्राटों की एक श्रृंखला निकाली। साधारण सहयोग में कीमियागर आमतौर पर मुनाफे का 80% से 90% हिस्सा लेते हैं। यह अविश्वसनीय है कि याफी को जियोयान के मुनाफे का आधा हिस्सा मिल सकता है। यदि ऐसा भयावह मुनाफा लगातार आता रहा तो वह थोड़ी असहज महसूस करेगी। नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव की 20 बोतलें तो भी उसे बड़ी रकम मिल सकती है। कम से कम अकेले जियोयान ही उसे परिवार के मूल्यांकन में आसानी से अलग पहचान दिला सकती है। इसके अलावा आपको मेरे लिए क्यूई गैदरिंग पाउडर के लिए औषधीय सामग्री के 2 और सेट तैयार करने की आवश्यकता है। जाने से पहले जियोयान ने लापरवाही से क्यूई गैदरिंग पाउडर के लिए विभिन्न औषधीय सामग्रियों के साथ एक छोटा सा नोट नीचे फेंक दिया और फिर हल्के से चला गया, जिससे हाफी वहीं स्तब्ध होकर बैठ गई। क्यूई गैदरिंग पाउडर एक चौथी श्रेणी का अमृत है। यहाँ तक कि पिल्किन रूही को भी इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने का पूर्ण विश्वास नहीं है। जियोयान जिस दिशा में गया था उस ओर देखते हुए हाफी अपने लाल होठों पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे आशा है कि मैं भविष्य में इस छोटे लड़के के हाथों में नहीं पड़ूंगा। आधे महीने बाद याफी फिर से जियो परिवार से मिलने के बहाने आई और चुपके से जियोयान को एक भंडारण अंगूठी और कई जेब कार्ड दिए जिनमें कुल 300,000 सोने के सिक्के थे। इस तरह जियोयान के पुनर्जन्म के बाद सोने का पहला बर्तन आखिरकार आ गया। इसके अलावा अंगूठी में विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के लिए सभी प्रकार की कच्ची सामग्री शामिल है और लगभग सभी खर्चों का भुगतान अकेले याफी द्वारा किया गया था। इस भंडारण अंगूठी और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत ही 200,000 से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये कहा जा सकता है कि याफी ने फाउंडेशन स्थापना स्पिरिट लिक्विड की नीलामी से प्राप्त अधिकांश लाभ पहले ही जियोयान को लौटा दिया है। उसके व्यवहार के जवाब में जियोयान के पास उस महिला को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ घूरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें भविष्य में थोड़ा और दूंगा। याफी के आकर्षक फिगर को देखते हुए जियोयान के दिल में थोड़ी खुजली महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को फिर से दिन प्रतिदिन कठिन प्रशिक्षण में डुबो दिया।
जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान धीरे धीरे कम हो गया और निम्न साधना स्तर वाले कई लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए, तो जियोयान अंततः नींव निर्माण दिव्य द्रव की 4 बोतलों को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बाद डुक्यूई के 9वें स्तर पर पहुंच गया। अपने पुनर्जन्म के बाद डुक्यूई के तीसरे चरण से डुक्यूई के 9वें चरण तक इस बार जियोयान को केवल 5 महीने से भी कम समय लगा। ये भयावह गति पिछले जन्म की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। इसके अलावा यह इस शर्त के तहत था कि जियोयान ने जानबूझकर अपनी नींव को मजबूत किया था और अपनी लड़ाई की भावना को एक अत्यंत ठोस स्थिति में संकुचित कर दिया था। शुरुआती सर्दियों की ठंडी हवा थोड़ी कड़क रही थी, जो जियाओ परिवार के पीछे वाले पहाड़ पर गिरे सूखे पत्तों को चारों तरफ उड़ा रही थी। जियाओ यान अपने ऊपरी शरीर को नंगा और अपनी मांसपेशियों को स्पष्ट रूप से उभरे हुए ठंडी हवा में बेखौफ खड़ा था। उसके बगल में याओ लाओ उसकी आंखों के सामने हल्के से प्रकट हुए, उनके बूढ़े चेहरे पर असंतोष का भाव था। इस समयावधि के दौरान मुझे तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया था छोटे दोस्त। नींव निर्माण आत्मा तरल की 40 बोतलों, 2 क्यूई एकत्रण गोलियों और एक छोटी पृथ्वी आत्मा गोली को परिष्कृत करने के लिए। लेकिन आपकी डू क्यू सफलता के बहुत करीब है ना? आपने कहा था कि सफलता के बाद आप मुझे एक सरप्राइज देंगे। याओ लाओ अपने हाथ में क्यूई गैदरिंग पाउडर के साथ खेल रहा था, मानो वह किसी भी समय इसे जियोयान के मुंह में ठूंस देगा। यद्यपि पिछले 6 महीनों में याओ लाओ ने हर दिन जियोयान के आश्चर्यों को देखा था, फिर भी जियोयान द्वारा बताए गए आश्चर्यों के बारे में उनके मन में कुछ संदेह और अपेक्षाएं थी। हाँ, मेरे लिए जियाओयान फाइटर लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। गुरु, आपको पहले अपना जुवानजो रूलर निकालकर उससे खेलना चाहिए। याओ लाओ के स्मरण के जवाब में जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और इसके बजाय याओ लाओ से जुवानजोग शासक को बाहर निकालने का आग्रह किया। आप बव्वा। जियाओयान के चारों ओर सावधानी से चक्कर लगाने के बाद याओ लाओ ने अपने हाथ से एक चाल चली। जियाओयान से थोड़ा लंबा एक विशाल काला शासक आसमान से गिरा और सीधे जियाओयान के सामने जमीन पर धंस गया। अपने सामने विशाल काले शासक को देखते हुए, जो उसके शरीर से लगभग बड़ा था, जियोयान की आंखें यादों से भरी थीं। पुराने दोस्त, बहुत समय हो गया मुलाकात से। अध्याय 20, ज्वाला देवता तकनीक, सम्राट ज्वाला बीज। विशाल काले रंग के रूलर की सतह पर कुछ धुंधली और अजीब सी रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं रूलर के हैंडल तक फैली हुई हैं और रूलर के लगभग सभी हिस्सों तक फैली हुई हैं। प्राचीन काले रंग के साथ मिलकर यह काफी रहस्यमय लगता है। अपने सामने विशाल काले रूलर को देखकर जियोयान ने कुछ देर सोचा और अंततः आगे बढ़कर काले रूलर को अपने हाथ में पकड़ लिया। उठना। जियाओयान ने धीमी सी दहाड़ लगाई। लगभग 5 महीने के कठिन प्रशिक्षण से उसे जो भयानक शक्ति मिली थी, वह आम लोगों की शक्ति से कहीं ज्यादा थी। उसकी मौजूदा शारीरिक शक्ति भी लड़ाकों से लड़ने के लिए काफी थी। फिर भी जैसे ही उसने जुवानजोग शासक को उठाया, उसे प्रयास की भावना महसूस हुई। विशेष रूप से उसकी अपनी लड़ाकू भावना, पॉलिश और ठोस होने के बाद भी यह अभी भी थोड़ा भारी था जब इसे जुवानजोग शासक में इंजेक्ट किया गया था। इस बदलाव से जियाओयान के चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा। आखिरकार वह लंबे समय से जुवानजोग शासक को थामे रहने के एहसास का आदी हो चुका था। याओ लाओ ने जुवानजोगची को इसलिए बुलाया था ताकि जुवानजोगची की इस विशेषता का उपयोग करके लड़ाई की भावना को अंतिम रूप दिया जा सके और फिर नवनिर्मित मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अगले महीने जियाओयान ने दिन ब दिन कठिन अभ्यास जारी रखा, जब तक कि उसने अपने शरीर में डुक्यूई को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कर लिया। यहाँ तक कि उसकी शारीरिक शक्ति में भी थोड़ा सुधार हुआ। उस समय नींव बनाने वाले दिव्य द्रव की 5वीं बोतल पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कड़ाके की सर्दी आ चुकी थी और वुतान शहर में पानी की सतह पर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी थी। लेकिन ऐसे ठंडे मौसम में भी जियोयान ने चुपचाप जियो परिवार के पीछे वाले पहाड़ में एक गुफा ढूंढ निकाली और आखिरकार नंगा होकर उसमें पलथी मारकर बैठ गया। 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद उसकी लड़ाकू भावना इस स्तर तक दृढ़ हो गई थी कि याओ लाओ को भी वह अविश्वसनीय लगी और उसके अपरिपक्व शरीर की स्पष्ट मांसपेशियों की रेखाओं के नीचे एक भयानक विस्फोटक शक्ति छिपी हुई थी। पिछले 6 महीनों में अपने भौतिक शरीर की मजबूती और लगातार आत्मदर्शन के साथ जियाओयान की आत्मिक शक्ति उसके नए पुनर्जन्म वाले स्वरूप से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। इस समय उसकी आत्मिक शक्ति पहले से ही ज्यादातर दूसरे दर्जे के कीमियागरों से भी ज्यादा मजबूत है। एक बार जब वह योद्धा के क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह किसी तीसरे दर्जे के रसायनिक के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उस समय उसमें जबरदस्त बदलाव आएगा। मैं सिर्फ इस पल के लिए पिछले आधे साल से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हल्की हंसी के साथ जियोयान ने अत्यंत ठोस लड़ाई की भावना महसूस की और उसकी नजर याओ लाओ पर गई, जो उसके बगल में खड़ा था। गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। जियोयान की बातें सुनकर याओ लाओ पहले तो थोड़ा चौंका, फिर उसने कुछ चिंता के साथ जियोयान को देखा और कहा, क्या तुम सच में लड़ाकू स्तर तक पहुंचने के लिए उस विधि का उपयोग करना चाहते हो? बिल्कुल, लड़ाकू स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी विधि का उपयोग करके ही मेरा भविष्य का मार्ग सुगम हो सकता है। जियोयान शांति से मुस्कुराया, उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा भाव था। जब आग से खेलने की बात आती है तो इस ब्रह्मांड में उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? सम्राट यान का नाम बाद की पीढ़ियों में दुनिया भर में लंबे समय से जाना जाता है। स्वर्ग के सर्वोच्च स्वामी बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के बाहर दुष्ट जनजातियों के साथ युद्ध के दौरान ज्वलनशील कला का आविष्कार और विकास किया। अंततः गुरु बनने के बाद उन्होंने एक ऐसी युद्ध कला का आविष्कार किया जो ज्वलनशील कला से भी अधिक शक्तिशाली थी, ज्वाला देव कला। जियाओयान को इतना आत्मविश्वासी देखकर याओ लाओ ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक लोंगन के आकार की खाकी गोली जियाओयान के हाथ में आ गिरी। इस गोली को लघु पृथ्वी आत्मा गोली कहा जाता है। यह पृथ्वी आत्मा गोली का एक कमजोर संस्करण है जिसे जियाओयान ने मूल रूप से पतित हृदय ज्वाला को परिष्कृत करने के लिए तैयार किया था। विभिन्न सामग्रियों को कम प्रभावी विकल्पों से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर भी इस छोटी सी पृथ्वी आत्मा गोली को परिष्कृत करने में जियोयान द्वारा अर्जित सभी 300,000 सोने के सिक्के बर्बाद हो गए। सौभाग्य से बाद में उन्होंने याफी को नींव निर्माण आध्यात्मिक द्रव की 20 बोतलें और दी, जिससे उसे अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिली। जब मैं लड़ाकू स्तर पर आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं स्वयं भी गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। उसकी आंखों में चमक आ गई और जियोयान ने हाथ बढ़ाकर छोटी पृथ्वी आत्मा की गोली को अपने मुंह में निगल लिया। छोटी पृथ्वी आत्मा की गोली के उसके पेट में प्रवेश करने के बाद शुद्ध, मोटी और विशाल ऊर्जा की धाराएं जियोयान के शरीर में फैलने लगी। पिछले 6 महीनों में हर बार जब जियोयान ने नींव बनाने वाले आध्यात्मिक तरल को परिष्कृत किया तो उसने पृथ्वी आत्मा दूध की शेष बूंद को इकट्ठा किया और इसे इस छोटी पृथ्वी आत्मा गोली में डाल दिया। केवल जियोयान का संयमित शरीर ही इतनी भारी और विशाल ऊर्जा को झेल सकता था।
अन्यथा भले ही वह अपेक्षाकृत हल्की ही क्यों न हो, डू क्यूई अवस्था में एक साधारण युवक की शिराएं पल भर में फट जाती। जब जियो यान की आत्मा शक्ति, जो पहले से ही आकार लेने लगी थी, ने महसूस किया कि लघु पृथ्वी आत्मा गोली की ऊर्जा ने उसके शरीर की पूरी तरह से रक्षा की है, तो उसने अपनी निगाह याओ लाओ की ओर घुमाई। ये देखकर याओ लाओ गंभीर हो गया। एक पल झिझकने के बाद उसने अपनी उंगलियों से अस्थि आत्मा की ठंडी आग की एक लौ निकाली। अपनी उंगली के एक झटके से उसने अस्थि आत्मा की ठंडी आग की लौ को जियाओयान के सामने फेंक दिया। अस्थि आत्मा की ठंडी आग की इस लपट ने याओ लाओ के चेहरे को थोड़ा पीला और उसके शरीर को थोड़ा भ्रामक बना दिया। स्पष्टतः अस्थि आत्मा की ठंडी आग का ये झोंका कोई साधारण ज्वाला नहीं है, बल्कि बीज अग्नि का झोंका है, या दूसरे शब्दों में यह अस्थि आत्मा की ठंडी आग की ज्वाला का एक झोंका है। अपने सामने तैरती हुई अस्थि आत्मा की ठंडी आग की लौ को देखकर जियोयान ने दो बार नहीं सोचा और सीधे अस्थि आत्मा की ठंडी आग की लौ को पकड़ लिया, जिससे डुलिंग के स्वामी भी बेहद डरते थे, और फिर याओ लाओ की निगाह के नीचे अपनी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी हुई रखते हुए उसे अपने मुंह में डाल दिया। जिस क्षण जियोयान ने अस्थि आत्मा की ठंडी आग को पकड़ा, वह पहले से ही छोटे पृथ्वी आत्मा की गोली के साथ जियोयान के शरीर को ढकने वाली ऊर्जा प्रकाश फिल्म को भयावह रूप से उच्च तापमान पर जला रही थी। अगर वह कोई साधारण इंसान होता तो छोटी पृथ्वी आत्मा की गोली की सुरक्षा के बावजूद वह शायद जल्दी ही जलकर राख हो जाता। सौभाग्य से जियोयान उस अजीब आग से बेहद परिचित था। जिस क्षण अस्थि आत्मा की ठंडी आग उसके मुंह में गिरी, जियोयान ने पहले से ही अपनी आत्मा की शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया था ताकि वह अपने ज्वाला देव कला के मार्ग के साथ इस ज्वाला को जल्दी से परिष्कृत कर सके। मानो खतरे को भांपकर ज्वाला ने तुरंत उन्मत्त होकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। भयानक शक्ति इतनी प्रबल थी कि जियाओयान की शिरोबिंदु रेखाएं, जो लघु पृथ्वी आत्मा की गोली से सुरक्षित थीं, भी उसे असहनीय पीड़ा दे रही थी। अपने आप से व्यवहार करें। जियोयान ने ठंडी सांस ली और अस्थि आत्मा की ठंडी आग से बुरी तरह भस्म हुई आत्मिक शक्ति अचानक अत्यंत सघन हो गई। हालांकि वहां कोई ज्वाला नहीं थी, फिर भी शून्य में एक और भी भयानक उच्च तापमान उभरने का हल्का सा एहसास हुआ। अदृश्य रूप से एक चमकदार ज्वाला की छाया चुपचाप उसके सिर के ऊपर उभर आई। जिस क्षण छाया प्रकट हुई, मूल अग्नि अचानक कांप उठी और फिर वह चूहे की तरह आज्ञाकारी हो गई, जो बिल्ली से मिलता है। याओ लाओ, जो पास में खड़ा था, इस दृश्य को देखने के बाद अपनी अभिव्यक्ति को बदलने में मदद नहीं कर सका, क्योंकि जिस क्षण ज्वाला छाया की यह किरण दिखाई दी, यहाँ तक कि उसके शरीर में पूरी हड्डी आत्मा की ठंडी आग भी थोड़ी कांप रही थी, मानो ज्वाला छाया की इस किरण की पूजा कर रही हो। मूल अग्नि को झटका देने के लिए उस नकली सम्राट ज्वाला आभा का उपयोग करने के बाद जियोयान ने जल्दी से अपनी आत्मा की शक्ति और लड़ने की भावना को जुटाया ताकि अस्थि आत्मा की ठंडी आग को धकेला जा सके, जो थोड़े समय में बेहद आज्ञाकारी बन गई थी, जल्दी से मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से यात्रा करने के लिए। एक रात की नींद के बाद जब आकाश में अगले दिन सुबह होने का संकेत पहले से ही धुंधला दिखाई दे रहा था, तो जियोयान का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई थकान नहीं दिख रही थी, बल्कि वे बेहद चमकदार थी। उसके पेट के निचले हिस्से में अस्थि आत्मा की ठंडी आग की मूल आग की एक लौ चुपचाप तैर रही थी, और इस समय वह पूरी तरह से वश में हो गई थी। हालांकि जियोयान द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद आग के इस झोंके में अभी भी अस्थि आत्मा की ठंडी आग के गुण थे, लेकिन इसका सार अधिक भयानक था। जैसे जैसे जियोयान की ताकत बढ़ती जाएगी, ये स्वभाव बढ़ता जाएगा, और उसके द्वारा भस्म की जाने वाली अजीब आग की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। अंततः वह फिर से सम्राट ज्वाला में विकसित हो जाएगी। सम्राट ज्वाला बीज हो गया।